चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप 11th एंड 12th अकेडमी पे। दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है, इस वीडियो में बेसिकली मैं आपके 11th स्टैंडर्ड के लिए जो चीजें कवर करने वाला हूं। ऑलरेडी 12th स्टैंडर्ड वालों के लिए मैंने वन शॉट बना दिया है। इस वीडियो में मैं आपके जो ग्रामर वाला पार्ट है वो कवर करूंगा, राइटिंग स्किल कवर करूंगा, फिर अप्रिसिएशन, फिर जो ड्रामा सेक्शन वाला पार्ट है वो ड्रामा सेक्शन वाला पार्ट भी मैं आपके लिए क्या कवर करके मैं यहाँ पे दे दूंगा। तो चलिए एक एक करके चीजों की शुरुआत करते हो, समझने की कोशिश करते हैं हर एक टॉपिक को, हर एक चीज को बड़े बखूबी से, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, जिससे मेरे अंदर एक मोटिवेशन आएगा और मैं आपके लिए और कई सारी चीजें मैं क्या लेकर आ पाऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज है वहां पे मैं आगे क्या कर दूं, मैं कैमरे का अलाइनमेंट सही कर दूं, ठीक है। सबसे पहली चीज अगर बात करो तो यहाँ पे हम लोग टेंसेस सीखने वाले हैं। अब टेंसेस देखो, ऑलरेडी आपको पता है टेंसेस तीन टाइप के होते हैं। एक होता है आपका प्रेजेंट टेंस होता है, एक आपका पास्ट टेंस होता है और एक आपका फ्यूचर टेंस होता है। जब कभी भी हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, अगर कोई भी सेंटेंस अगर प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस है या फिर फ्यूचर टेंस है, हमें कैसे पता चलता है? ये हमें पांच चीजों की मदद से पता चलता है। जब कभी भी सेंटेंस में, अरे बाप रे बाप इतना मोटा है स्ट्रोक इसका, ठीक है, इज, एम, ठीक है, आर, ठीक है, हैव और हैज। जब कभी सेंटेंस में इज, एम, आर, हैव, हैज आया तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारा प्रेजेंट टेंस होता है। क्या होता है हमारा प्रेजेंट टेंस? वही इज, एम के बदले क्या आ गया? वॉज आ गया, तो ये हमारा पास्ट टेंस हो जाएगा। आर के बदले क्या आ गया? हमारा वर आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस हो जाएगा, ठीक है। वही हैव और हैज क्या होता है? ये हैव और हैज पास्ट में क्या हो जाता है? हैड हो जाते हैं। तो देखो, इज, एम प्रेजेंट पे होता है, इज, एम पास्ट में क्या बन जाता है? वॉज बन जाता है। आर क्या बन जाता है? वर। हैव हैज क्या बन जाता है? हैड बन जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है। तो जब कभी भी सेंटेंस में वॉज आए, वर आए, हैड आए, तो इट मींस दैट ये क्या है? आपका पास्ट टेंस है। वही जब मैं फ्यूचर टेंस की बात करूं तो ये आपका क्या है? जब कभी भी सेंटेंस में विल या फिर शैल आए तो ये आपका क्या होता है? फ्यूचर टेंस का बन के निखर के आता है बाहर, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। चलो अब एक एक करके करेंगे। अब यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है। सिंपल, अब प्रेजेंट टेंस के भी टाइप है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब वहीं पे अगर मैं बात करूं पास्ट का होगा, क्या होगा? जहां जहां प्रेजेंट लिखा वो पास्ट रहेगा। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब एक एक करके यहाँ पे चीजों की शुरुआत करता हूँ। अब यहाँ पे आपको सबसे पहली चीज, अगर टेंस सीखना है तो आपको वर्ब का तीन फॉर्म जो पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं, गो का होता है गो, वेंट, गॉन, सही बात है। तो इस तरीके से आपको वर्ब का तीन जो फॉर्म है वो पता होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस से। सिंपल प्रेजेंट टेंस में यहाँ पे मैं एक जो कंसेप्ट है वो बताना चाहूंगा। जब कभी भी आपके एक सेंटेंस में क्या हो रहा है? एक सेंटेंस में जो आपका जो प्रोनाउन होता है, ठीक है, प्रोनाउन या फिर नाउन, वो क्या करे? जब कभी भी एक इंडिविजुअल पर्सन को इंडिकेट कर रहा है या फिर इंडिविजुअल एक थिंग को इंडिकेट कर रहा है, तो हमेशा जो वर्ब होगा वो कौन से फॉर्म में? एस के फॉर्म में। जैसे यहाँ पे मैं ही गो लिख रहा हूं तो ही गो नहीं होता, वो क्या हो जाए? ही गोज हो जाएगा। वहीं पे अगर कोई भी अगर जो प्रोनाउन है या फिर जो नाउन है वो क्या कर रहा है? एक से ज्यादा लोगों को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, तो वहां पे जो वर्ब होगा वो कौन से फॉर्म में आएगा? आपके सिंगुलर फॉर्म में आएगा, यानी नॉर्मल फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, ही गोज, ठीक है, दे गोज, डन। अब यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पे ध्यान दो कि मैंने जब क्या बताया, मैंने जब टेंस सिखाया मैंने तो आपको बताया कि प्रेजेंट टेंस को पहचानने के लिए पांच चीज आपको पता होनी चाहिए। क्या? इज, एम और आर, ठीक है। पहले यहाँ पे इज लिख देता हूँ, एम लिख देता हूँ और आर लिख देता हूँ, ठीक है। जब कभी भी सेंटेंस में इज, एम, आर आ रहा हो तो वो समझ जाना वो प्रेजेंट टेंस है। लेकिन जब कभी भी ये भी ध्यान रखना, जब कभी वर्ड कंटिन्यूस आए, वर्ड क्या है? कंटिन्यूस है, तो आपको ये चीज समझ के रख लेनी है। जब कभी भी वर्ड कंटिन्यूस आ रहा है, क्या आ रहा है? वर्ड कंटिन्यूस आ रहा है, तो वर्ब हमेशा कौन से फॉर्म में आएगा? आईएनजी फॉर्म में आएगा। तो गो का क्या हो जाएगा? इज गोइंग, आई एम गोइंग, तो यहाँ पे क्या आएगा? आर गोइंग हो जाएगा। समझ में आ गया? इतनी चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपकी दो चीजें आ जाती है। एक हो जाता है आपका हैव हो जाता है और एक आपका हाज हो जाता है, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या बचता है? आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। या देखो, तो वर्ब का पहला फॉर्म क्या था? गो था। दूसरा फॉर्म क्या था? वेंट था। थर्ड क्या था? गॉन था। तो यहाँ पे क्या आ गया? हैव गॉन और हैज गॉन। समझ में आ गया? अब यहाँ पे ध्यान दो, अब ये क्या दिया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दिया। जब कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, देखो प्रेजेंट परफेक्ट ये दो कॉम्बो है, तो परफेक्ट में हमने क्या यूज किया? हैव यूज किया, तो यहाँ पे हैव और हैज लिख देंगे। क्लियर हो गया? अब जब कभी भी दो कॉम्बो होता है तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड होती है। हाँ ऐड होती है सर, क्या आता है? बीन आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? बीन आ जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? डन। नेक्स्ट अब यहाँ पे बात करेंगे। अब यहाँ पे देखो वर्ड कंटिन्यूस, जब कभी मैंने कहा जब कभी भी कंटिन्यूस आए तो वर्ब कौन सा फॉर्म में आएगा? आईएनजी फॉर्म में आएगा। तो क्या बनेगा? हैव बीन गोइंग और हैज बीन गोइंग। डन। क्लियर हो गया? अब
ये इस तरीके से। अब फटाफट पास्ट की चीजें देखते हैं। पास्ट की चीजें बहुत ज्यादा इजी है, आप आराम से कर सकते हो। पास्ट में क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा, या पास्ट आप कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, या पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं। अब यहाँ पे जैसे ही गो, अब यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, ही गो, गो का गोस का गोस का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट होता है, तो ही वेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे नहीं है कि ही वेंट आएगा ही, या फिर ये कुछ ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म ही आएगा बस, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जब कभी भी प्रेजेंट टेंस में इज एम होता है, तो जब पास्ट में होगा तो क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, ठीक है। और जब वर्ड कंटिन्यूअस आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो वर्ड हमेशा वर्ब क्या होगा, आईएनजी फॉर्म में आएगा। आईएनजी किसके साथ लगती है, हमेशा V1 के फॉर्म में लगती है। V1 कौन सा है, गोइंग होगा, वेंटिंग या फिर गॉनिंग नहीं होता है, समझ में आ गया। तो आईएनजी हमेशा V1 में लगती है, तो वॉज गोइंग हो जाएगा और वर गोइंग, समझा। फिर ये देखो, हाव हैज है, हाव हैज का पास्ट में क्या हो जाता है, हैड हो जाता है, मैंने सिखाया था अभी, ठीक है। और वहीं आपका परफेक्ट है, तो परफेक्ट है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म में आएगा, तो क्या आ जाएगा, हैड गॉन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हैज बीन गोइंग और हैव बीन गोइंग, हाव और हैज मैंने अभी बताया हैड हो जाएगा। फिर कॉम्बो यहाँ पे भी बनेगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, तो बीन आ जाएगा, डन। तो इस तरीके से हमारी पूरी की पूरी चीजें यहाँ पे हमने क्या कंप्लीट करके रख दी है। तो ये वाला था आपका टेंसेस वाला टॉपिक, ये जो आप आराम से चीजें क्या कवर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे बोला आइडेंटिफाई द टेंस, टेंस आइडेंटिफाई करने बोला, मैंने बताया आइडेंटिफाई कैसे करना। पहले देखो सेंटेंस में इज एम आर हैव आज कुछ आ रहा है क्या, देखो सेंटेंस में इज एम आर हैव आज आ रहा है, हाँ आ रहा है, देखो इज आ रहा है। अब देखो वर्ब देखो, एक्शन देखो, एक्शन का आईएनजी फॉर्म है। जब कभी भी सेंटेंस में जो वर्ब है वो इज, सॉरी, जो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर हैव हैज आर, तो मतलब वो प्रेजेंट टेंस है। फिर वर्ब देखो, वर्ब आईएनजी फॉर्म है, तो मैंने कहा था आईएनजी फॉर्म है तो कौन सा टेंस, कंटीन्यूअस, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। फिर देखो ही ईट्स, सेंटेंस में इज एम आर हैव हैज आ रहा है, नहीं, वाज वर हैड आ रहा है, नहीं, विल शार आ रहा है, नहीं। अब देखो सिंगल कपल, क्या प्रोनाउन सिंगल इंडिकेट कर रहा है, हाँ, सिंगल इंडिविजुअल इंडिकेट कर रहा है। क्या वर्ब एस की फॉर्म में, हाँ एस के फॉर्म में। जब कभी भी ये कंसेप्ट आया तो कौन सा टेंस हो गया हमारा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, समझ में आ गया। फिर उसके बाद पोपटलाल कैंसल्ड इज राइडिंग, अब देखो इसमें भी इज एम हैड हैव हैज आ रहा है, नहीं, वाज वर हैड आ रहा है, नहीं, विल शैल आ रहा है क्या, नहीं, विल शैल आ रहा नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब यहाँ पे देखो क्या ये सिंगल इंडिविजुअल इंडिकेट हो रहा है, नहीं, देखो पोपटलाल सिंगल ही भाई, यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है। वही अब का क्या, जो वर्ब एस की फॉर्म में आ रहा है, नहीं, वर्ब तो एस के फॉर्म में छोड़ो, V1 फॉर्म में भी नहीं है, तो V2 फॉर्म में। जब कभी भी V2 फॉर्म में वर्ब हो तो ये कौन सा टेंस हो गया आपका, सिंपल पास्ट। समझ में आ गया। तो कुछ इस तरीके से चीजें क्या चलती है। अब काइंड्स ऑफ सेंटेंस की बात कर लेते हैं। सेंटेंस चार टाइप के होते हैं, पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंपेरेटिव सेंटेंस, तीसरा इंट्रोगेटिव, और चौथा एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, असर्टिव सेंटेंस बेसिकली कुछ इस तरह के सेंटेंस होते हैं जिन्हें हम क्या, जिसमें हमें कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी फैक्ट आती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस क्या बोलते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस बेसिकली कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट या फिर सजेशन होता है, उसको हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन, ऐसे सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। एंड व्हाट मीन बाय एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस बेसिकली ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क आती है वो, ठीक है। तो जैसे दिया द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ये इंफॉर्मेशन फैक्ट है, तो ये असर्टिव सेंटेंस हो गया। प्लीज एक्सेप्ट माय अपोलॉजी, तो एक रिक्वेस्ट है कि मेरी अपोलॉजी, जो मेरी माफी, वो एक्सेप्ट कर लो, तो ये क्या हो गया, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जब कभी क्वेश्चन मार्क व्हाट इज योर नेम, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। एक्सक्लेमेटरी मार्क का आया मतलब क्या हो गया हमारा, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। डन, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग सीधे सीधे ध्यान रखो, अगर सेंटेंस पॉजिटिव रहेगा तो टैग क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर सेंटेंस नेगेटिव रहेगा तो टैग क्या आएगा, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है वो देखेंगे। देखो इज का इजंट होता है, वॉज का वॉजंट, कुड का कुडंट, हैव का हैवंट, हैज का हैजंट, आर का आरंट, एम का आरंट, विल का वोंट, शाल का शांट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या बोला, टाइप 1 ही इज गोइंग टू मार्केट, वो कहा जा रहा है मार्केट। अब देखो सेंटेंस देखो, सेंटेंस में नॉट है नहीं, तो अब ये क्या हो गया, जब कभी भी सेंटेंस में नॉट नहीं हो तो उसे हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो अब सेंटेंस में जब हम टैग लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, नेगेटिव लगाएंगे, मतलब नॉट के साथ लगाएंगे। तो देखो ही इज गोइंग टू, ठीक, कॉमन लिया। अब हेल्पिंग हम दिख रहा है इज, तो इज का नेगेटिव लगाएंगे, इज नॉट होगा, और इज नॉट को हम लोग लिख सकते हैं इजंट, ये कुछ इस तरीके से लिखते हैं इजंट, ठीक है। और प्रोनाउन क्या यूज किया, ही, हो गया इजंट, ठीक, समझे। फिर अगेन क्या बोला, दे आर प्लेइंग मैच, सेंटेंस में नॉट है नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे
कॉमा लिया, सेंटेंस में नॉट है नहीं है, हेल्पिंग ऑफ क्या आर है, तो आर का क्या हो जाएगा, आर नॉट हो जाएगा, मतलब कैसे लिखेंगे, आरंट लिखेंगे, आरंट। समझे। फिर नेक्स्ट क्या बोला गया, ही विल गो टू स्कूल, कहां जाएगा वो, स्कूल जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे। कॉमा विल का क्या हो जाएगा, विल का विलेंट होता नहीं, विल का वोंट होता है। समझ में आ गया। तो अपनी कुछ इस तरीके से क्या चीजें क्या चलने वाली है और आपकी चीजें क्या खत्म होगी, ठीक है। ये टाइप 1 था। अब टाइप 2 देते हैं। अब टाइप 2 क्या बोला, श्याम इज नॉट गोइंग टू बी प्रेजेंट। अब यहाँ पे देखो, पहले ये टाइप 2 कैसा, ये टाइप 2 कुछ इस तरीके के जहां पे पहले सेंटेंस में नॉट नहीं था वो वाला देखा। अब सेंटेंस में अगर नॉट आ गया तो किस तरीके से डील करना ये देखेंगे। क्या बोला है, श्याम इज नॉट गोइंग टू बी प्रेजेंट, क्या है, नॉट है, तो यहाँ पे हम लोग टैग क्या लगाएंगे, बिना नॉट के लगाएंगे, तो ये लिखेंगे श्याम इज नॉट प्रेजेंट। कॉमा लिखा। अब सेंटेंस क्या है, इज नॉट है, तो नॉट हट जाएगा, तो क्या बचेगा, इज बचेगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, जब कभी भी क्वेश्चन टैग लिखते हैं तो हम नाम नहीं लिखते, हमेशा क्या यूज करते हैं, वी यूज प्रोनाउन। तो शाम एक लड़का, लड़कों के लिए प्रोनाउन क्या होता है, ही, लड़की होती तो शी, हाँ शी नहीं शी, ठीक है। और वही कोई ऑब्जेक्ट होता तो इट, तो यहाँ पे लड़का तो क्या लिखे, इज ही, समझा। फिर क्या बोला, राम एंड श्याम आर नॉट फ्रेंड्स एनीमोर, तो लिखेंगे, कॉपी करोगे, राम श्री राम एंड नॉट फ्रेंड्स, कॉमा लिखा। अब कॉमा करने का, अब यहाँ पे देखो क्या है, आर नॉट है, आर नॉट आता है तो क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो, अगर सिर्फ एक होता तो ही लिखते, ठीक है। यहाँ एक से ज्यादा है, तो एक से ज्यादा, तो इनके लिए प्रोनाउन क्या सुटेबल रहेगा, दे, तो लिख देंगे आर दे, समझा। अब यहाँ पे देखो, वी विल नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ पे देखो कुछ नहीं होगा, वी विल नॉट गो टू स्कूल लिखेंगे, और फिर कॉमा डाल के क्या, नॉट हटा के क्या लिखेंगे, विल और विल लिखते, विल वी और क्वेश्चन मार्क, समझे। कुछ इस तरीके से हमारा क्वेश्चन टैग क्या वर्कआउट करता है। चलो अब आगे के टॉपिक पे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या बोला, इंपेरेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पे बोला इंपेरेटिव सेंटेंस मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझा, जहां पे मैंने आपको ये बताया कि इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा ऑर्डर, रिक्वेस्ट या सजेशन आता है, ठीक है। तो ओपन योर बुक, ये क्या आपका एक ऑर्डर है। जब कभी भी सेंटेंस में ऑर्डर हो तो हम क्या करेंगे, हम कॉमा डालेंगे, कॉमा डालेंगे ओपन योर बुक, तो हम हमेशा जब कभी ऑर्डर होगा तो हम क्या लिखेंगे, वैल्यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो आप क्या डालोगे, क्वेश्चन मार्क, वैल्यू। तो देखो, लेट्स गो टू पार्टी। अब जब कभी भी सेंटेंस इंपेरेटिव हो, स्टार्ट लेट से हो रहा हो, तो हम टैग क्या डालते हैं, शाल बी, लेट्स गो टू पार्टी, तो यहाँ पे शाल बी, क्या हम, समझे। नेक्स्ट, अब टेंसेस वाला टाइप है। अब टेंसेस वाला टाइप में ना नॉट रहेगा ना कुछ रहेगा, तो आपको कैसे कवर करना है, देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखो, अब जब कभी भी टेंसेस वाला टाइप होगा ना, तो इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं नॉर्मल, तो डू, डज और डिड, ठीक है, ये चीज। अब ये डू डज किसके साथ लगता है, ये हमेशा प्रेजेंट टेंस के साथ लगता है, और ये डिड किसके साथ लगता है, ये आपके पास्ट टेंस के साथ लगता है। अब आपको हमेशा वर्ब देखना है, बहुत इजी है वर्ब। देखो क्या, ही वर्क्स। अब यहाँ पे देखो एस आ रहा है, अब इन तीनों में से एस किस में आ रहा है, डज में आ रहा है, हाँ डज में आ रहा है। वर्ब अगर एस के फॉर्म हो तो हम क्या लगाएंगे, डज। अब यहाँ पे तो सेंटेंस क्या पॉजिटिव है, ठीक है, तो टैग क्या नेगेटिव, तो डज का क्या हो जाएगा, डजंट, ही, क्वेश्चन मार्क, समझा। फिर क्या बोला, ही वेंट टू स्कूल। अब वेंट बोला है, अब वेंट बोला, ये क्या V2 फॉर्म है, V2 फॉर्म मतलब पास्ट में, तो पास्ट में क्या यूज होता है, डू यूज होता है, नहीं, डज होता है, नहीं, डिड होता है, हाँ डिड होता है, तो डिड आएगा कि डिडंट आएगा, तो यहाँ देखो डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो यहाँ पे डिडंट आएगा, डिडंट, समझा। फिर दे ईट, अब ईट है, ये पास्ट टेंस है क्या, नहीं पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, तो ये वाला हट आएगा। एस से क्या, नहीं एस नहीं है, तो ये हट आएगा। अब यहाँ पे डू, तो डू आएगा कि डोंट आएगा, डोंट आएगा, तो लिखेंगे डोंट, समझा। तो यहाँ पे पूरी की पूरी चीज हमने यहाँ पे क्या कर दी है, क्लियर कर दी है। फिर फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं। अब यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच की जब मैं बात करता हूँ, तो फिगर ऑफ स्पीच हमारे क्या होता है, सबसे पहली चीज सिमिली आता है। जब कभी भी दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है, लाइक और आज यूज करते हैं, तो उसको हम लोग सिमिली, जैसे बोला ही इज एज स्ट्रांग एज स्टील, ठीक है। फिर मेटाफोर बोला है, जब कभी भी दो लोगों के बीच में क्या हो रहा है, आपका कंपेरिजन होता है, लेकिन वहां पे लाइक और आज यूज करके नहीं किया जाता, तो उसको हम लोग मेटाफोर बोलते हैं। अलिटरेशन मतलब क्या होता है, जब कभी भी सेंटेंस में जितने भी वर्ड होते हैं, अगर उनके स्टार्टिंग के लेटर
एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन। जैसे लिटिल लक्ष्मण लाइक्स लिची। तो यहाँ पे आप देखोगे सेंटेंस में जितने भी वर्ड है उनकी जो स्टार्टिंग है वो एल से स्टार्ट हो रही है, तो मतलब एल जो है एक सेंटेंस में एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो उसको हम लोग एलिट्रेशन बोलेंगे। फिर रिपीटेशन क्या होता है, जब कभी भी एक सेंटेंस में एक वर्ड एक से ज्यादा बार आ रहा है तो उसको हम लोग रिपीटेशन बोलेंगे। जैसे जॉनी जॉनी यस पापा, ठीक है, तो जॉनी जॉनी रिपीट हो रहा है। फिर टोटोलॉजी क्या होता है, जब कभी भी सेंटेंस में दो वर्ड ऐसे हो जिनकी जो मीनिंग है वो एक दूसरे से सेम हो तो उसको हम लोग टोटोलॉजी बोलते हैं। इट वाज अ कंटीन्यूअस एंड एंडिंग, कंटीन्यूअस और एंडिंग जो चलता रहे कभी रुकते ना। फिर एंटीथेसिस क्या आता है, अब जब कभी भी सेंटेंस में दो वर्ड ऐसे हो जो एक दूसरे के अपोजिट्स हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीथेसिस। आर लॉस इज योर प्रॉफिट, तो लॉस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। नेक्स्ट पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या बोला गया, जब कभी भी सेंटेंस में एक ह्यूमन क्वालिटी एक नॉन लिविंग थिंग को दी जाती है तो उसको हम लोग पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करूं, द विंड ब्लू डाउन ऑन अ ग्रेट ऑन द अर्थ विद अ ग्रेट एंगर। जवा थी बहुत तेजी से क्या गुस्से में अर्थ में क्या बह रही थी, ठीक है। तो हवा गुस्सा करती है क्या, नहीं, गुस्सा कौन करते हैं, हम ह्यूमंस करते हैं। कौन करते हैं, हम ह्यूमंस, ठीक है। नेक्स्ट हाइपरबली। हाइपरबली मतलब क्या होता है, जब कभी चीजें बढ़ा चढ़ा के बोली जाती है। जैसे बोला यू आर लाइट एज फेदर, आप एक पंखुड़ी जैसे हल्की हो, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा चढ़, कोई इंसान पंखुड़ी इतना हल्का थोड़ी मारा उड़ गया। तो इंट्रोगेशन मतलब क्या होता है, जब कभी भी सवाल पूछा जाए तो वो इंट्रोगेशन होता है। नेक्स्ट इन्वर्जन, जब कभी भी सेंटेंस जो होता है अपने ग्रामेटिकल ऑर्डर में प्रॉपर्ली नहीं लगाया जाता तो हम लोग इंट्रोगेशन बोलते हैं। जैसे वेंट अप द बलून, ये एक्चुअली होना कैसे, द बलून वेंट अप। तो एक्सक्लेमेशन क्या होता है, जब कभी भी आपका एक्सक्लेमेटरी में आ गया तो एक्सक्लेमेशन होगा। क्लाइमेक्स मतलब क्या होता है, जब कभी भी जो चीजों को है, जो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें होती है उसको लास्ट में, मतलब चीजों को उनके जरूरत के असेंडिंग हिसाब से क्या लगाया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइमेक्स बोलते हैं। जैसे ही इज माय फ्रेंड, वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्या वो मेरा एडवाइजर फ्रेंड से ज्यादा इंपॉर्टेंट, हाँ। फिर उसका माय इंस्पिरेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए लास्ट में। एंटी क्लाइमेक्स उल्टा होगा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पहले नंबर पे, जो कम इंपॉर्टेंट है दूसरे नंबर पे, और सबसे कम इंपॉर्टेंट है तीसरे नंबर पे, समझे। यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी आती है। अब मॉडल ऑक्सिलरी का ये जो चार्ट है, इफ यू वांट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड यू मेक श्योर दैट यू लर्न दिस, ठीक है, या फिर आप एक बार रीड कर लो तो भी बेटर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया, आई कैन स्टडी वेल इन अ क्वाइट हॉल। नाउ इन दिस क्वेश्चन बेसिकली यू माइट बी आस्क्ड टू इंटरचेंज द मॉडल ऑक्सिलरी, या फिर आपको मॉडल ऑक्सिलरी पहचानने के लिए बोला। मॉडल ऑक्सिलरी का यहाँ पे क्या है, अब क्या है, क्या बोला गया, आई कैन स्टडी वेल इन अ क्वाइट हॉल, मैं एक शांत हॉल में एक अच्छे से पढ़ सकता हूँ। तो यहाँ पे एक एबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी बताइए कि एक जो इंसान है वो एक शांत हॉल में और अच्छे से पढ़ सकता है। तो क्या बोला, आई मे गो पुणे टू पुणे नेक्स्ट वीक, तो यहाँ पे ऑर्डर का मे है, ठीक है। अब मे है तो अब क्या बोला, आई मे गो टू पुणे नेक्स्ट वीक, मैं जा भी सकता हूँ और नहीं भी जा सकता हूँ। क्या, मैं जा भी सकता हूँ नहीं भी जा सकता हूँ, इट मैटर्स, इट डिपेंड्स ना, सही बात है। तो ये क्या हो गया, पॉसिबिलिटी हो गया, डन। फिर आता है चेंज द वॉइस, तो चलो चेंज द वॉइस करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दो, जब कभी भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस हो, क्या हो, एक्टिव वॉइस में दिया होगा तो उसे हमें किसमें कन्वर्ट करना है, पैसिव वॉइस में। अगर पैसिव वॉइस दिया रहेगा उसको हम लोग एक्टिव वॉइस में क्या कन्वर्ट करने वाले हैं। अब पैसिव वॉइस में क्या होता है, हमेशा जो सेंटेंस की एंडिंग जो होती है वो बाय से स्टार्ट होती है, अगर बाय नहीं है तो मतलब वो एक्टिव वॉइस है, ठीक है। सेम चीज देखो, ही का हिम होगा, शी का हर, दे का देम, वी का अस, आई का मी, यू का यू, ठीक है। अब एक एक करके करते, क्या बोला है कि राज, जब कभी क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, कौन सा टेंस हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो कैसे करते हैं, जो लास्ट में जो बंदा बैठा उसको पहले बुला लो, जो पहला बंदा बैठा उसको लास्ट में। तो देख लो, द बॉल, अब बॉल एक है कि दो, एक है तो क्या है, इज एम या आर इज, थ्रोस का क्या हो जाएगा, थ्रोन, तो बॉल इज थ्रोन बाय राज, समझे। फिर यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा, दे आर पेंटिंग सम पिक्चर्स, तो यहाँ पे देखो लास्ट में क्या है, दो लोग हैं, सम पिक्चर्स, तो यहाँ पे लिखेंगे पिक्चर्स। अब क्या इज एम या आर, आर लिखेंगे, तो क्या बीइंग, पेंटिंग का क्या जगह, पेंटेड बाय, देगा क्या हो जाएगा, देम, समझे। फिर नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अगर कोई क्वेश्चन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो कैसे, वी हैव डन आवर होमवर्क, तो यहाँ पे सबसे पहले चीज करेंगे आवर होमवर्क। फिर यहाँ पे क्या बोला, हैज बीन, डन बाय अस, समझे। फिर नेक्स्ट आइए बात करें, क्या बोले, सिंपल पास्ट टेंस, सेम चीज का नहीं, बस वहां पे इज एम लगा देते हैं, यहाँ पे क्या लगेंगे, वॉज वर लगाएंगे। तो सेम प्रोसीजर देखो, ऑस्ट्रेलिया,
ऑस्ट्रेलिया के एक है तो वॉज डिफीटेड का डिफीटेड आएगा थर्ड फॉर्म डिफीटेड बाय, समझे। फिर पास करनी सेम चीज यहाँ पे भी होगा। लास्ट में देखो स्टैम्प है तो यहाँ पे स्टैम्प देंगे स्टैम्प्स। अब यहाँ पे स्टैम्प से एस से तो क्या लगेगा वॉज या वर लगेगा वर। फिर बीइंग कलेक्टिंग का क्या लगेगा कलेक्टेड वर बीइंग कलेक्टेड बाय आई का क्या हो जाएगा समझे। फिर क्या बोला पास्ट परफेक्ट सेंस वी हैव डन वी हैव फिनिश्ड द जॉब विद अटमोस्ट केयर तो यहाँ पे देखो विद अटमोस्ट केयर तो लिखेंगे द जॉब हैड तो क्या बीन डन का डन ही रहेगा बीन डन बाय वी क्या गए अस फिर विद अटमोस्ट केयर आप क्या कर दोगे कॉपी कर दोगे समझे। फिर नेक्स्ट देखो लास्ट है क्या बोला सिंपल फ्यूचर टेंस वी विल एक्सप्लेन ऑल टू योर फादर तो यहाँ पे टू योर फादर हटा देंगे लास्ट में रखेंगे तो क्या बचा ऑल एक्सप्लेन ऑल ठीक है तो यहाँ पे लिखेंगे ऑल विल बी एक्सप्लेन का एक्सप्लेन ही रहेगा एक्सप्लेन बाय अस टू योर फादर ठीक है। अब इंपेरेटिव सेंटेंस क्या बोला पहले लेट लगाना है लेट लिख दो फिर ऑब्जेक्ट क्या है द डोर है लेट द डोर फिर क्या लिखा बी और शट का क्या लिखा शट लेट द डोर बी शट समझे। फिर क्या बोला आई वुड लाइक स्वीट्स तो यहाँ पे देखो लास्ट में क्या स्वीट्स है तो स्वीट्स पहले लिख दो फिर क्या हमारा वुड बी लाइक का क्या हो जाएगा लाइट बाय समझे। तो इस तरीके से चीजें आपको क्या करनी है आपको लिखनी है ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे चलो अब डिग्री ऑफ कंपैरिजन है चलो डिग्री ऑफ कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा पानी पी लो भाई प्यास बहुत लगी है ठीक है। अब ज्यादा टॉपिक नहीं ज्यादा डिग्री ऑफ कंपैरिजन है फिर इसके बाद आपका एक लाइट इंडेक्स पे छोटे छोटे टॉपिक है तो हो जाएगा फटाफट ठीक है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन में तीन टाइम पॉजिटिव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होते हैं। पॉजिटिव में लार्ज होता है फिर लार्जर होता है फिर लार्जेस्ट फिर स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट गुड बेटर बेस्ट ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल फिर यूजफुल मोर यूजफुल और मोस्ट यूजफुल ठीक है। चलो क्या बोला टाइप वन का रूल क्या बोलता है टाइप वन का रूल ये बोलता है कि कभी भी जब सेंटेंस को हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करें तो मीनिंग बदलना नहीं चाहिए। दूसरा कंपेरिजन अगर होगा तो सुपरलेटिव में कन्वर्ट नहीं होता सिर्फ वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं पॉजिटिव में ही होगा क्योंकि ये कंपेरेटिव में कैसे पता चला देखो यहाँ पे एडजेक्टिव क्लेवरर तो यहाँ पे क्लेवरर दिया है क्या दिया है क्लेवर दिया है तो ई आर है तो मतलब ये क्या कंपेरेटिव है ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे हम ये करेंगे कि राजू को पहले लिख देंगे लास्ट वाले को पहले लिख देंगे राजू और पहले वाले को लास्ट में लिख देंगे रवि। राजू एक है तो इज तो लिखेंगे नॉट एज क्लेवर इज नॉट एज क्लेवर एज रवि। फिर क्या बोला इंडिया इज लार्जर देन श्रीलंका तो यहाँ पे देखो श्रीलंका लास्ट में तो यहाँ पे पहले लिखते हैं श्रीलंका इज नॉट as लार्जर का क्या जाएगा पॉजिटिव लार्ज as नॉट as लार्ज as इंडिया इंडिया ठीक है। अब क्या बोला है टाइप टू यूनिक वाला अब जब कभी सेंटेंस में क्या आएगा नो अदर आएगा एनी अदर आएगा द प्लस एस तो समझ जाना ये यूनिक वाला टाइप है। तो यूनिक वाला टाइप वाला अगर क्वेश्चन दिया तो यूनिक के ही पॉजिटिव में यूनिक के ही कंपेरेटिव में यूनिक के सुपरलेटिव में ही कन्वर्ट करना किसी और में कन्वर्ट करोगे तो मार्क्स मिलने वाला नहीं है। क्या बोला रीडिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन अब देखो द बेस्ट बोला तो द प्लस ईएसटी यानी सुपरलेटिव तो किसमें कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव और कंपेरेटिव में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। चलो पहले पॉजिटिव में करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना जो इंसान क्या होता है पॉजिटिव होता है जिंदगी में बहुत आगे बढ़ता है ठीक है। तो पहले नो अदर लिख देंगे नो अदर ठीक है। अब जहां पे सुपरलेटिव खत्म होगा वहां से शुरू देखो द प्लस जीएसटी खत्म हो गया बचा गया फॉर्म ऑफ क्रिएशन तो लिखेंगे नो अदर फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन इज आज बेस्ट का पॉजिटिव क्या होगा गुड बेटर बेस्ट तो पॉजिटिव है गुड इज आज गुड आज रीडिंग। फिर क्या आता है कंपेरेटिव क्या बोले रीडिंग is
द बेस्ट का क्या आएगा, रीडिंग इज बेटर, द बेस्ट का क्या होता है, बेटर होगा, कंपेयर गुड बेटर बेस्ट ना, बेटर क्या कंपेरिजन है, ठीक है बेटर, फिर क्या लिखना है दैन, फिर क्या यूज करने वाला एनी अदर फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बोला है, मेनी वाला टाइप है। अब मेनी वाले टाइप को भी सॉल्व करने का तरीका सेम होता है, बस वर्ड चेंज होते हैं। देखो क्या बोला है, पॉजिटिव में होगा तो वेरी फ्यू आएगा, कंपेरेटिव होगा तो मोस्ट ऑफ द, सुपरलेटिव आएगा तो वन ऑफ द, ठीक है करेंगे। ठीक है चलो क्या लिखना, वेरी फ्यू, पहले वेरी फ्यू लिख देंगे। वहां पे भी देखो हमने पहले नो अदर लिखा था, फिर आगे लिखा था, तो यहाँ पे भी वैसे वेरी फ्यू। अब सुपरलेटिव कहाँ खत्म हो रहा है, लार्जेस्ट पे खत्म हो रहा है, तो बचा क्या आइलैंड, वेरी फ्यू आइलैंड्स। अब यहाँ पे आइलैंड्स है, इसलिए क्या यूज करूंगा, इज एम या आर, आर लिखूंगा, आर एज लार्जर का क्या आएगा, पॉजिटिव, लार्ज, आर एज लार्ज एज ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इसका अगर मैं बात करूं तो क्या आपका कंपेरेटिव है, ऑस्ट्रेलिया is larger than most other islands, समझे। आगे ये सब प्रैक्टिस के लिए दिया है, लेना देगा तो ले लो। अब यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। आई का ही शी होता है, मी का हीमर होता है, यू का हीज हर होता है, ही शी हीमर, योर्स का हीज हर देयर होता है, वी का दे होता है, आज का देम होता है, ये सारी चीजें लेना है ले लो। तो यहाँ पे बहुत इजी है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, जब कभी भी क्वेश्चन सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा तो उसको किसमें कनेक्ट करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस में, बहुत इजी है। देखो ही सेड, कॉमा का क्या हो जाएगा, डैट कर देने का, कॉमा का पुनर्जन्म डैट, आई का क्या होता है, ही हो जाता है, ही। लाइक का पास्ट में क्या हो जाएगा, लाइक्ड हो जाएगा, लाइक्ड टू। फिर देखो सेंटेंस अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में दिया रहेगा तो उसको किसमें कन्वर्ट करने का, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, बहुत इजी है। ही सेड, कॉमा क्या होगा, डैट, शी, एम का पास्ट में क्या जाता है, वाज रीडिंग। फिर सेम चीज, अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो उसको किससे कन्वर्ट करना, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो लिख लेना he said that he, हाफ का क्या हो जाएगा, had done it, समझे। फिर क्या बोला है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में अगर क्वेश्चन होगा तो इसमें करने का, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में करने देगा, he said that he had been doing it। फिर क्या हुआ, पास्ट टेंस है, सिंपल आगे सिंपल पास्ट टेंस है तो किस में कन्वर्ट किया, पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो लिखो he said that राम, अब पास्ट परफेक्ट तो हार्ड आएगा, हार्ड, एट का क्या, इटन, समझे। फिर क्या बोला, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा तो इस पे करना है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, बहुत इजी है, अंकल सेड, कॉमा क्या कर, डैड, चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग इन द गार्डन, समझे। फिर पास्ट परफेक्ट टेंस रहेगा, उसको किसी टेंस में कन्वर्ट नहीं करना, सेम रखने का, क्या आएगा, he said that Ram had eaten a fruit, सेम चीज यहाँ पे भी, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा उसको सेम रखना, तो आएगा he said कॉमा that, he said that Ram had been writing a letter। फिर सेम चीज फ्यूचर टेंस होगा, सेम चीज है, he said कॉमा क्या, that, I का क्या हो जाएगा, he, will का क्या हो जाएगा, would, तो सेम है, he said that he would be reading the book on table, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ सेम आएगा, my father said that honesty is the best policy। फिर यहाँ पे देखो रिपोर्टेड स्पीच, क्या बोला गया, तो इसको कैसे करना है, the boy says that, the boy says that, the boy said that he
द बॉय सेज दैट ही इज गोइंग टू, समझा? सेज नहीं आएगा, सेड आएगा यहाँ पे, इस करेक्ट करना। डन, हो गया। अभी कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं? जब कभी भी दो अलग अलग वर्ड्स को जब हम एक साथ जोड़ के क्या करते हैं, एक नया वर्ड बनाते हैं, उसको हम लोग कंपाउंड वर्ड, जैसे मून और लाइट, ये क्या था? वो मून लाइट होगी। ठीक है, अब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होता तो होमोग्राफ्स। होमोग्राफ्स कैसे होते हैं? बेसिकली दो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका स्पेलिंग और जिनका जो प्रोनाउंसिएशन है सेम होता है, लेकिन जो मीनिंग होता है वो अलग होता है, उसको हम लोग होमोग्राफ्स बोलते हैं। फिर होमोफोन्स कैसे होते हैं? दो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके, हाँ, जिनका अगर मैं बात करूं, जिनका जो स्पेलिंग भी अलग होता है और मीनिंग भी अलग होता है, बस प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होमोग्राफ्स बोलते हैं। इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव मतलब जब कभी भी आपके सेंटेंस में क्या 2+V1 हो, क्या 2+ वर्ब 1 के फर्स्ट के फॉर्म में हो, तो उसको हम लोग इन्फिनेटिव, जैसे टू वेट, टू आस्क, समझे? तो यहाँ पे क्या जीरण मतलब क्या होता है? देखो, जीरण मतलब सीधी सीधी बात करो, जीरण मतलब जब कभी भी वर्ब आईएनजी फॉर्म में हो तो उसको हम लोग जीरण बोलते हैं। जैसे स्विमिंग इज अ ग्रेट हॉबी, तो ये क्या आपका है? जीरण हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो, चलो देखते हैं। नेचर हर फैशन मी टू बी शॉर्ट एंड पुअर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? जब कभी भी ऐसा है तो आपको कंजक्शन देखना है। कंजक्शन दिखा, कंजक्शन के पहले एक वर्ड दिख रहा होगा, उसके पहले आपको नॉट ओनली लिख देना है। देखो, नेचर हर फैशन में टू बी नॉट ओनली शॉर्ट, ठीक है, और एंड को रिप्लेस करके क्या लिख देंगे? बट ऑल्सो, एंड बट ऑल्सो सेम चीज यहाँ पे, दे हर्ड स्क्रीम्स एंड बैंगिंग, तो आंसर क्या आएगा? दे हर्ड। अब एंड के पहले स्क्रीम है तो स्क्रीम के पहले क्या? नॉट ओनली स्क्रीम्स, हैंड को हटा के क्या? बट ऑल्सो बैंगिंग। ठीक है, नेक्स्ट, द डिस्टेंस इज श्रंक, द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज डिसअपीयर्ड। यहाँ पे कोई कंजक्शन नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पे आपको कॉमा दिख रहा होगा, इस कॉमा को हटा के क्या लिख देगा? बट ऑल्सो लिख देगा। क्या लिख देगा? बट ऑल्सो। और इस कॉमा के पहले जो सेंटेंस था उसके स्टार्टिंग में नॉट ओनली, तो आंसर नॉट ओनली द डिस्टेंस इज श्रंक बट ऑल्सो द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज डिसअपीयर्ड। अब यहाँ पे दिस इज द डिजाइन ऑफ लाइफ, दिस इज द सीक्रेट ऑफ एक्सिस्टेंस, कॉमन देखो, दिस इज, ठीक है। अब लेंगे दिस इज, अब दो बचा, द डिजाइन ऑफ लाइफ और द सीक्रेट ऑफ एक्सिस्टेंस, तो दोनों के जो सबसे पहला होगा उसके पहले क्या लगा देंगे? नॉट ओनली, तो हम लोग लिखेंगे दिस इज नॉट ओनली द डिजाइन ऑफ लाइफ बट ऑल्सो द सीक्रेट ऑफ एक्सिस्टेंस। समझे? फिर रिमूव टू बहुत इजी, जब कभी भी सेंटेंस में सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब होगा, सॉरी एक टू होगा, TW, तो उसको किससे रिप्लेस कर देंगे? वेरी सर, तो क्या हो जाएगा? इट इज वेरी सर। ठीक है, अब क्या बोला? यहाँ पे दो है, आई एम टू टायर्ड टू थिंक ऑफ एनी, तो यहाँ पे एक टू यहाँ पे और एक टू यहाँ पे, ये वाला जो टू है इसको किससे रिप्लेस कर देगा? सो से, और ये वाले टू को किससे रिप्लेस कर देगा? दैट से, तो आंसर क्या बनेगा? आई एम सो टायर्ड दैट। अब यहाँ पे रुक जाने का, अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगा? आई, तो यहाँ पे आई, सॉरी वर्ब प्रोनाउन क्या लगा? आई लगाए तो आई लिखेंगे, ही होता तो ही, शी होता तो शी, लड़के का नाम होता ही, लड़की का नाम होता शी। ठीक है, अब अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस हो तो कैन नॉट यूज करो, अगर सेंटेंस पास्ट टेंस हो तो कुड नॉट। देखो, क्या सेंटेंस एम है तो मतलब जब कभी सेंटेंस इज, एम, आर, हैव, हैज आता तो मतलब वो प्रेजेंट टेंस होता है, तो मेरा वाला प्रेजेंट टेंस होगा तो क्या यूज करें? कैन नॉट। पास्ट होगा तो कुड नॉट, तो सेंटेंस क्या प्रेजेंट टेंस है तो क्या यूज करें? कैन नॉट। फिर बचा क्या? थिंक ऑफ एनीथिंग, थिंक, ये भी सेम तरीके का है। पेरेंट्स nowadays are too busy to pay attention to their children education, तो यहाँ पे लिखेंगे nowadays parents are so busy that they, अब पेरेंट्स बोला तो यहाँ पे they, फिर क्या सेंटेंस क्या पॉजिटिव के प्रेजेंट के पास देखो आर है, तो मतलब क्या प्रेजेंट टेंस है, आर नॉट एबल टू पे, आर, सॉरी, parents nowadays are so busy that they cannot pay attention to their children education, समझे? फिर यहाँ पे देखो he too got it right, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती क्या करेंगे, इस पे इसको वेरी से रिप्लेस करें, नहीं। अब देखो जहां पे वेरी में बोला था उसके पहले हेल्पिंग वर्ब था, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है क्या? इज, एम, आर कुछ है नहीं, तो इसको किससे रिप्लेस करेंगे? ऑल्सो, तो ही ऑल्सो डिड, समझे? मेगा सिटी सेंटेंस, चलो मेगा सिटी सेंटेंस है,
क्या बोला, व्हाट अ वंडरफुल स्टोरी इट वाज, कुछ नहीं, लास्ट में कौन बैठा है, दो लोग बैठे, इट वाज तो इससे स्टार्ट करेंगे, इट वाज, ठीक है, व्हाट को कैंसिल कर देंगे बच्चा, क्या वंडरफुल स्टोरी, तो क्या है, इट वाज अ वंडरफुल स्टोरी, ठीक है। फिर हाउ लकी आई वाज, क्या बच्चा, आई वाज हाउ को किससे रिप्लेस करेंगे, वेरी से, आई वाज वेरी लकी। ये वाला आप करोगे, हाउ टायर्ड आई एम, कमेंट्स से बताओगे। मेक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जब कभी भी सेंटेंस के आखिरी वर्ड जो अगर नाउन होगा तो स्टार्ट व्हाट से करना, अगर एडजेक्टिव होता हाउ से। तो देखो क्या, शी इज इंटेलिजेंट गर्ल है, तो यहाँ पे एक नाउन है, तो नाउन है तो किससे स्टार्ट करेंगे, व्हाट से स्टार्ट करेंगे। अब फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे खत्म हो रहा है, इस पे खत्म हो जाए, बाकी का व्हाट एन इंटेलिजेंट गर्ल, स्टार्टिंग है शी इज, व्हाट एन इंटेलिजेंट गर्ल शी इज। द स्टोरी इज हॉरिबल, अब यहाँ पे क्या एडजेक्टिव है, तो किससे हाउ से स्टार्ट होगा, हेल्पिंग ऑफ कहाँ पे इज, तो इज के बाद से जो भी चीज होगी वो हॉरिबल है, तो बस हॉरिबल दी स्टोरी, समझे। फिर मैं एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत इजी, जैसे क्वेश्चन टैग करते सेम तरीके से हमें करना है। यहाँ पे क्या बोला, ही इज कमिंग टू द पार्टी, ही इज कमिंग टू द पार्टी, तो यहाँ पे करेंगे सेंटेंस के पॉजिटिव टैग क्या नेगेटिव आएगा, तो क्वेश्चन टैग में हम क्या करते थे, लास्ट में लगाते थे, लेकिन यहाँ पे हम पहले लगाएंगे। ही इज कमिंग टू द पार्टी क्या हो जाएगा, इजंट ही, इजंट ही, बच्चा के कमिंग टू द पार्टी लिख दो। सेम चीज, द चाइल्ड डजंट फील वेल, तो यहाँ पे डजंट है, डजंट का पॉजिटिव क्या है, डज, बच्चा क्या, द चाइल्ड, तो लिखेंगे डज द चाइल्ड फील, तो क्या वे बिकेम पार्ट ऑफ ए लार्जर रियलिटी, अब यहाँ पे बिकेम दिया है तो कोई हेल्पिंग नहीं, तो बिकेम है मतलब पास्ट है, तो मतलब डिडंट, तो यहाँ पे आएगा डिडंट बी बिकम पार्ट ऑफ ए लार्जर रियलिटी और क्वेश्चन मार्क। समझा, में एक नेगेटिव सेंटेंस बहुत इजी है। अब यहाँ पे नॉट लगाना है, तो समझना है कि आपको कभी भी मीनिंग चेंज होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब लिखेंगे ही इज नॉट, और पोलाइट का ऑपोजिट क्या होता है, ही इज नॉट रूड टू एवरीवन, का क्या हो गया, एनीवन हो जाएगा, ही इज नॉट रूड टू एनीवन। और ये वाला तो अभी मैंने इसका डिग्री का, स्टेला इज प्रेटियर देन मैरी, तो क्या आएगा, मैरी इज नॉट एज प्रेटियर, इज नॉट एज प्रिटी एज स्टेला, डन। फिर नो सुनर देन देख लेते हैं, ठीक है। क्या बोला, as soon as he entered the room he noticed the unusual, देखो as soon as है उसको no sooner से रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे जो कॉमा, इस कॉमा को इससे रिप्लेस कर देंगे, दान से रिप्लेस कर देंगे, तो लिखते हैं नो सूनर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ईडी है, तो क्या यूज करेंगे, डू डज या डिड, डिड यूज करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे नो सूनर डिड ही। अब एंटर्ड, तो डिड आ गया, तो क्या हो जाएगा, एंटर्ड का वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, एंटर, डिड ही एंटर द रूम, फिर कॉमा क्या बोले, क्या दान ही नोटिस दी अनयूजुअल प्रेजेंस, समझ में आ गया। फिर आपका एज सुन एज सेम तरीके से करना है, बस देखो यहाँ पे एस दिया हुआ है, तो एस किस में आता है, डू डज या डिड में डज आता है, तो जब डज लिख देंगे तो एस हट किया जाएगा, समझे। यूजेबल टू, जब कोई भी सेंटेंस में अगर कैन है तो मतलब ये क्या प्रेजेंट टेंस है, और अगर कुड है तो मतलब पास्ट टेंस है। तो देखो आई कैन प्ले, तो लिखेंगे आई, अब कैन है मतलब प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस में हम आई के साथ क्या यूज करते हैं, एम यूज करते हैं, तो आंसर क्या आएगा, आई एम, कैन को हटा देंगे, क्या लेंगे, एबल, आई एम एबल टू प्ले, आई कुड प्ले, तो ये क्या है, पास्ट है, कुड आ रहा है, तो आई के साथ पास्ट में क्या यूज करते हैं, वॉज, आई वॉज एबल टू प्ले। अब अनेबल सेंटेंस में अगर कैन नॉट है मतलब प्रेजेंट टेंस, और कुड नॉट है तो मतलब पास्ट टेंस है। अब यहाँ पे कैन नॉट है तो क्या लिखेंगे, आई, प्रेजेंट टेंस में आई के साथ क्या यूज होता है, एम यूज होता है, कैन नॉट क्या लेके अनेबल लिख देंगे, आई एम अनेबल टू प्ले। अब यहाँ पे आई कुड नॉट प्ले, तो आई कुड नॉट प्ले तो क्या आएगा, आई, ठीक है, कुड नॉट क्या, आई कुड नॉट है मतलब पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस में आई के साथ क्या यूज होता है, वाज, आई वाज, कुड नॉट हट जाएगा, क्या आएगा, आई वाज अनएबल टू, समझे। फिर क्या था यहाँ पे नीदर और इधर और आ जाता है, चलो ये भी कर लेते हैं, पहले इधर और कर लेते हैं। इधर और सेम जैसे हमने क्या किया, हमने अभी ये किया ना, क्या बोलते हैं, नॉट बट ऑल्सो वैसे ही करना है,
सेंटेंस में कंजक्शन देख रहे हैं, कंजक्शन क्या है यहाँ पे और के पहले जो वर्ड होगा उसके पहले क्या लगा, इधर लगा दोगे, और के बदले और ही लगने वाला तो यहाँ पे लिख दो। तो आपका आंसर क्या आया, यू मे पेंट योर रूम आइदर रेड और ब्लैक। सेम चीज यहाँ पे, गिव मी फ्रीडम और गिव मी दैट, तो यहाँ पे गिव मी ले लेते हैं, गिव मी सम सनशाइन, तो गिव मी ले लिया, ठीक है, हो गया। हाँ, गिव मी, फिर फ्रीडम और डेथ बचा, फ्रीडम पहला वर्ड है तो पहले वर्ड के पहले क्या लग जाएगा, आइदर, गिव मी इधर फ्रीडम और गिव मी द फ्रीडम और डेथ, डन। फिर यहाँ पे देखिए यूज नीदर नॉर, सेम चीज, शी इज नॉट, शी इज नॉट, देखो शी इज लिख लेते हैं, कॉमन है, शी इज। जब कभी नीदर नॉर होता है तो अगर नॉट होगा सेंटेंस में तो हट जाता है, तो नॉट हट गया तो नॉट के बदले क्या है, शी इज। अब क्या बचा फिर, ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट, तो ब्यूटीफुल पहला वर्ड है तो पहले वर्ड के पहले क्या आ जाएगा, नीदर है, शी इज नीदर ब्यूटीफुल नॉर, समझा। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं, राम डज नॉट प्ले क्रिकेट, शाम ऑल्सो डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब ये देखो राम और शाम, तो डज नॉट प्ले क्रिकेट, डज नॉट प्ले क्रिकेट हो गया, लेकिन राम और शाम पहले, तो पहले राम है, राम के पहले क्या लग जाएगा, पहला वर्ड नीदर राम नॉर श्याम। अब मैंने बताया जब कभी नीदर नॉर होगा तो नॉट वाली चीज हट जाएंगी, तो डज नॉट हट जाएगा, नीदर राम नॉर श्याम प्ले, अब प्लेस, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमने पूरा ग्रामर का पार्ट कवर कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज जो है मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी क्लियर कर देना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक ले लेता हूँ। अब सेंटेंस तीन टाइप के और होते हैं, एक होता है सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सिंपल सेंटेंस कैसे होता है, जब कभी भी एक ऐसा सेंटेंस हो जो अपने आप में पूरा मतलब क्लियर कर रहा होगा तो उसको हम सिंपल सेंटेंस, जैसे फॉर एग्जांपल आई ईट एप्पल, यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा है कि एक इन्फॉर्मेशन पूरी मिल रही है कि मैं क्या खाता हूँ, एप्पल खाता हूँ, समझ में आ गया, तो ये सिंपल सेंटेंस होता है। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, जब कभी भी दो अलग अलग सेंटेंस को एक कंजंक्शन की मदद से जोड़ा जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई ईट एप्पल, आई ईट मैंगो, ये दो अलग अलग थे, ठीक है, तो इसको हम लोग जोड़ते हैं, आई ईट एप्पल एंड आई ईट मैंगो, ये दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस थे, इनको एंड की मदद से जोड़ा, एंड क्या कंजंक्शन है, तो इसको हम लोग कंपाउंड सेंटेंस बोलेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बेसिकली कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें एक सेंटेंस क्या होगा, एक सेंटेंस को अपना मीनिंग कंप्लीट होने के लिए दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड होना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ही इज थ्रोन आउट, उसे बाहर फेंक दिया गया है, ठीक है, मतलब क्लियर हो गया, इट क्लियर हो गया, ही इज थ्रोन आउट। फिर एक और ऐड करता हूं, बिकॉज he was dancing, तो he is thrown out, ये एक पहला सेंटेंस हो गया, और because he was dancing ये अलग हो गया। अब यहाँ पे देखो ये सेंटेंस पूरा ये अपने आप में मीनिंग कंप्लीट कर रहा है कि उसके बाहर फेंक दिया गया, हाँ, तो इसको किसी पे डिपेंड होने की जरूरत है नहीं, तो ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। अब बिकॉज ही वॉज डांसिंग, क्योंकि वो डांस कर रहा था, मतलब क्लियर हुआ, क्योंकि वो डांस कर रहा था, क्योंकि वो डांस कर नहीं ना, तो ये क्या हो रहा है, अब इस सेंटेंस को मतलब पूरा करने के लिए अपना इस सेंटेंस पे डिपेंड होना पड़ रहा है, हाँ, तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। समझ में आ गया, तो इसी को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स। तो हो गया सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे मैंने पूरी चीज आपको ग्रामर की सिखा दी है। अब यहाँ पे मैं राइटिंग स्किल लूंगा, राइटिंग स्किल में फटाफट से आपकी चीजें यहाँ पे कवर करूंगा। चलो अब यहाँ पे हम राइटिंग स्किल वाला पार्ट देखेंगे, चलो फटाफट कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब राइटिंग स्किल की अगर मैं बात करूँ, बड़ भाई ऐसे ही करना पड़ेगा। चलो अब राइटिंग स्किल में अगर मैं बात करूं, देखो ये राइटिंग स्किल है जहां पे क्वेश्चन नंबर 4 में ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और ग्रुप डिस्कशन पूछा जाता है, ठीक है। अब इनमें से मैं इनमें तीन में से एक लिखना होता है जिसको हम लोग ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज बोलेंगे, ठीक है, जिसमें से मैं ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज सजेस्ट करता हूं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में ईमेल, रिपोर्ट राइटिंग और इंटरव्यू, तो इसमें मैं अगर आपको बात करूं तो मैं इसमें आपको सजेस्ट करता हूं इंटरव्यू। क्वेश्चन नंबर 4 सी में स्पीच, कंपेयरिंग, एक्सपेंशन ऑफ आइडिया, तो इसमें सजेस्ट करूंगा स्पीच राइटिंग या फिर एक्सपेंशन ऑफ आइडिया। और डी में अगर मैं बात करूं तो आपका क्या रिव्यू है, ब्लॉग है, अपील है, तो इसमें आपको सजेस्ट करता हूं मैं रिव्यू, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या आती है, आपकी ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज देख लेते हैं। क्या बोला गया, देखो आपको इस तरह का एक टेलीफोन कॉल होगा जिसमें दो लोगों के बीच में बात होगी। क्या बोला गया, शेखर इज दिस टेलीफोन नंबर, अमृता बोलती है हाँ मैं जान सकती कौन बात कर रहा है, फिर शेखर बोलता है मैं शेखर बात कर रहा हूँ, मुझे सुरजीत से बात करनी। सुरजीत कौन है, ये जो अमृता है, अमृता का भाई है, ये तो क्वेश्चन में बोला हुआ है। क्या बोला, आई एम हिज फ्रेंड फ्रॉम आईचम गोवा, अमृता बोलती है मैं उसकी बहन बात कर रही हूँ, सुरजीत फिलहाल अभी घर पे नहीं है, इस टाइम आप थोड़ी देर बाद कॉल कर सकते हो। शेखर बोलता है मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ क्योंकि मुझे प्लेसमेंट मिली है होटल मुंबई में और मैं ज्वाइन कर रहा हूँ इमीडिएटली,
तो मुझे अभी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी क्या करनी है, ठीक है। ये न्यूज मैं सूरजीत को देना चाहता हूँ, क्या आप मेरे लिए वो कर सकते हो, ठीक है। तो और साथ ही साथ उसको बताना जैसे उसको नया सेल फोन नंबर मिलेगा तो वो उसको क्या देगा। अमृता बोलती है ठीक है वो मैं कर दूंगी, बाय एंड ऑल द बेस्ट, ठीक है। ये चीज हो गया। अब ये फॉर्मेट आप देखो क्या बोला गया। अब देखो फॉर्मेट कुछ इस तरीके से, सबसे पहली चीज जो मार्जिन को लग के है, ठीक है। अब मार्जिन को लग के क्या डेट है, अब ये देखो ये आपका नोटबुक का पेज है, तो यहाँ पे यहाँ से लिखना चालू करना है। तो पहले डेट दिए, डेट कैसे लिखे देखो, लिखने का तरीका 30 सितंबर, ठीक है, कॉमा फिर टाइम दिया हुआ है, टाइम लिख दो 8:30, लिख दिया। फिर एक लाइन छोड़ के अब जिसको लेटर, जिसको ये लिखा जा रहा है मैसेज, उसका नाम लिखेंगे, यानी रिसीवर का नाम, जैसे सूरजीत को लिखा जा रहा है तो सूरजीत, ठीक है, वो लिख दिया। अब लिखने का अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया, यहाँ पे बात सिर्फ जो इंपॉर्टेंट बात है वही बोलेगी कि आपके फ्रेंड शिखर का कॉल आया था कि उसको प्लेसमेंट जो होटल मुंबई में मिल चुकी है, वो अभी फिलहाल में बिजी है सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए, जैसे ही उसको नया सेल नंबर मिलेगा वो तुम्हें क्या देगा, ठीक है। फिर ये इतना बस सीधा साधा सिंपल लैंग्वेज में 2 से 3 लाइन में लिख के खत्म कर दिया, बहुत बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर एक लाइन छोड़ेंगे और फिर यहाँ पे हमने क्या लिख देंगे, अमृता क्या लिखा हुआ है, डन। ये वाला भी पार्ट हमारा हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, फिर आता है नेक्स्ट राइटिंग स्किल, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बोलते हैं। मैं यहाँ पे इसको लिखने के लिए मना करता हूँ और मैं सजेस्ट भी करूंगा कि अगर आए भी एग्जाम में तो उसको अटेंड मत करो, बहुत लिखना पड़ता है, ठीक है। फिर भी अगर आपको लिखना है तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमें क्या थोड़ा पर्सनैलिटी, एम्स और गोल्स के बारे में लिखना होता है। सेकंड पैराग्राफ में रीजन क्या है कोर्स को चूज करने का वो लिखना है। थर्ड पैराग्राफ में हमें हमारी जो पर्सनल क्वालिटीज, हॉबी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है उसके बारे में लिखना है। फिर फोर्थ पैराग्राफ में हमें हमारा एक्सपोजर, हमारा एक्सपीरियंस और इंटर्नशिप के बारे में लिखना होता है। और फिर कंक्लूडिंग पैराग्राफ में हमें हमारा करियर पर्सपेक्टिव क्या है उसके बारे में। ये बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हम तब लिखते हैं जब कभी भी हम किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वहां पे हमें ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख के देना होता है। लेकिन मैं यहाँ पे राइटिंग स्किल में आपको मना करूंगा, इसको नहीं अटेम्प्ट करना आपको, ठीक है। फिर आता है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन इज नथिंग बट ऑब्वियसली बात है, ये आपका क्या होता है, आपके डायलॉग राइटिंग जैसा ही होता है, ठीक है, जहां पे 3 से 4 लोगों के बीच में डायलॉग होगा, ठीक है, प्रॉपर फॉर्मेट डायलॉग होगा। मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे दिया हुआ है, लिखने का तरीका कैसा दिया हुआ है, रेयान, युग्न, कनिका, तबू और रेन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये खुद से डायलॉग फॉर्म करने होते हैं, तो कुछ नहीं करना है, आपको रियान लिखा, अपने कोलन डाला, कोलन फिर जो भी डायलॉग आपका वो आप क्या आगे मेंशन कर दो। फिर इग्यून लिखा, फिर कोलन डाला, फिर जो भी आपके आगे जो भी आप बुलवाना चाहते हो वो बुलवा सकते हो। फिर कनिका यहाँ पे आगे किया, फिर आगे डायलॉग आ गया, फिर तबू कोलन। और यहाँ पे एक ध्यान रखना है, जब कभी भी एक डायलॉग कंप्लीट होता है तो एक डायलॉग कंप्लीट होने के बाद क्या करोगे, आप एक लाइन छोड़ोगे, जिससे आपका पेपर जो है बहुत अच्छा दिखाई देगा। समझ में आ गया, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। फिर आता है अब ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और इंटरव्यू क्वेश्चन। मैं सजेस्ट करूंगा इंटरव्यू क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम में कुछ भी आ सकता है इसलिए मैं सब दे रहा हूँ। देखो सीधा सीधा यहाँ पे बात करूंगा, तो आपका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होगा। पहले टू मतलब क्या होता है, जिसको भी आप ईमेल भेजना चाहते हो उस सामने वाले का ईमेल एड्रेस, ठीक है। फिर सब्जेक्ट, रीजन क्या लिखने का, जैसे ये एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सिविल इंजीनियर, तो आप लिखोगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सिविल इंजीनियर, बस इतना समझा। फिर उसके बाद क्या बोले, डियर सर, डियर मैडम, डियर सर या फिर मैडम जो भी रहेंगे। फिर यहाँ पे सबसे पहली चीज, अब 3 पैराग्राफ में आप डिवाइड कर दोगे, इंट्रो, ठीक है, फिर बॉडी, फिर इसके बाद कंक्लूजन। सबसे पहली चीज आप ईमेल लिख रहे क्यों, क्या वजह, वो एक्सप्लेन करोगे। फिर आपकी जो भी, जैसे आपको जॉब एप्लीकेशन चाहिए तो आप बॉडी में मेंशन करोगे कि आप जॉब एप्लीकेशन के लिए कैसे क्वालिफाइड हो, क्या रीजन है, क्या पर्पस है, हमें आपको क्या हायर करना चाहिए। फिर कंक्लूजन में आप क्या करोगे, रिक्वेस्ट करोगे, एक होप क्या यहाँ पे जागरूक करोगे। अब इंट्रोडक्शन में आप ये भी लिख सकते हो कि आपको ये कैसे पता चला कि इनके पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या जॉब की पोस्ट, जो एक इस पर्टिकुलर पोस्ट पे क्या जॉब खाली है, तो वो आप मेंशन कर सकते हो। फिर आप कैसे एलिजिबल हो वो आप बॉडी पे मेंशन करोगे और कंक्लूजन लिख दोगे। वही सेम प्रॉब्लम रहेगी, तो प्रॉब्लम कैसे, इंट्रो में सबसे पहली चीज प्रॉब्लम क्या है वो बताओगे। फिर दूसरा, अब बॉडी में क्या प्रॉब्लम की वजह से क्या क्या सॉरी जो रीजन है, ठीक है, उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है, क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है, वो प्रॉब्लम आप एक्सप्लेन करोगे और फिर लास्ट में कंक्लूजन दोगे। इतना लिखने के बाद अब लास्ट में यहाँ पे देखो क्या, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली। अब जिसने लिखा है वो अपना नाम लिखेगा, ठीक है, अपना एड्रेस लिखेगा, और अगर कुछ अटैचमेंट भेजना चाहते हो अटैचमेंट का नाम लिख देगा। फिर रिपोर्ट राइटिंग की बात करता हूँ, रिपोर्ट राइटिंग में सबसे पहली चीज आपका क्या होता है, एक हेडलाइन आ जाता है, फिर उसके बाद रिपोर्टर का नाम आ जाता है, बाय स्टाफ रिपोर्टर, बाय स्पोर्ट्स रिपोर्टर लिखा। फिर उसके बाद अब इतना करने के बाद आपका क्या आ जाता है, यहाँ पे आपको आपके शहर का नाम और डेट लिखना रहता है और कोलन डाल के, फिर उसके बाद आपको सारी चीजें लिखनी है। अब इसमें कुछ चीजें ध्यान रखना है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी ऐड नहीं करोगे। दूसरा, एक जो रिपोर्टर होता है हमेशा ऑडियंस के सजेशंस और ऑडियंस की जो राय होती है वो बताता है, कभी भी खुद की राय बताता नहीं है,
ठीक है, और ये आपका क्या होगा, ये आपका पास्ट परफेक्ट में होगा। क्यों? क्योंकि ये चीज ऑलरेडी घटित हो चुकी होगी, ये इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका होगा, फिर आप रिपोर्ट लिख रहे हो। समझ में आ गया? तो इसे 3 पार्ट में लिखना है। फिर इंटरव्यू क्वेश्चन बोलते हैं। अब इंटरव्यू क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको बोला जाएगा सेट ऑफ क्वेश्चंस क्या पूछने के लिए। क्वेश्चंस हमेशा WH क्वेश्चंस होने चाहिए। ठीक है, जब कभी भी इंटरव्यू लिख रहे हो, सबसे पहली चीज 2 लाइन आप जो भी गेस्ट या फिर जो भी इंटरव्यू होगा, जिसका इंटरव्यू आप लेने वाले हो, उसके बारे में 2 इंट्रोडक्शन लाइन लिखोगे। फिर आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे, उस पॉइंट्स के बेसिस पे आपको लिखना है। अब ध्यान रखना, जब कभी भी आपको जो पॉइंट्स दिए गए, ठीक है, पॉइंट्स दिए गए, उस पॉइंट का से जब क्वेश्चन बना, तो क्वेश्चन बनाएंगे उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क डालना भूलना मत। ठीक है, पहले सबसे पहली चीज इंस्पिरेशन, इससे क्या बन सकता है, इससे क्वेश्चन बना सकते हैं हु वाज योर इंस्पिरेशन, या फिर टू whom you consider your inspiration। फिर प्रॉब्लम या स्ट्रगल, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम डिड यू फेस ड्यूरिंग योर स्ट्रगलिंग टाइम, या फिर व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम डू यू फेस इन योर रेगुलर रूटीन। फिर हाउ योर फैमिली सपोर्टेड यू, व्हाट आर योर अचीवमेंट्स, व्हाट आर योर फ्यूचर ड्रीम्स, एंड व्हाट काइंड ऑफ मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू आवर ऑडियंस। तो इस तरीके के आपको अगर पॉइंट्स आते हैं तो आप इस तरह के क्वेश्चंस बना सकते हो। ये इजी बनता है। अब एक चीज और आती है, कुछ टेबल फॉर्मेट में भी आता है। टेबल फॉर्मेट में कैसा आता है, टेबल रहेगा, एक साइड ये पॉइंट लिखा और एक साइड जगह खाली रहेगी। तो आपको सेम आंसर शीट में भी ऐसे ही करना है कि एक साइड 2 टेबल बनानी, एक साइड ये पूरे पॉइंट्स, और ठीक उस पॉइंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेगा वो आपको उसके सामने का लिखना रहेगा। तो ये 2 टाइप का होता है, समझे? फिर नेक्स्ट आता है आपका क्या, स्पीच राइटिंग और एक्सपेंशन ऑफ आइडिया। स्पीच यहीं पे मैं बता देता हूँ। स्पीच में सबसे पहली चीज तो आपका क्या आता है, एक टाइटल आ जाएगा। टाइटल लेने के बाद फिर आता है आपका रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम सो एंड सो स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू टू डिलीवर ऑन सो एंड सो टॉपिक। ठीक है, ये तो आएगा। अब ये आने के बाद अब पैराग्राफ को 3, अब स्पीच को 3 पैराग्राफ, इंट्रो, ठीक है, बॉडी, फिर तीसरा क्या था, कंक्लूजन। अब यहाँ पे इंट्रो में क्या होगा, इंट्रो में आप पहले अपनी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करोगे, एक्सप्लेन करोगे। जैसे पोल्यूशन के बारे में बोला, तो पोल्यूशन क्या होता है, क्या चीजें होती है, वो बता दोगे। फिर बॉडी में आप बताओगे कि पोल्यूशन से क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या सारे कॉजेज है पोल्यूशन होने के, आज देश में कितनी पोल्यूशन है, ये चीज आप एक्सप्लेन करोगे। फिर कंक्लूजन में आप क्या सोल्यूशन हो सकता है, कैसे उसको हम कम कर सकते हैं, और ऑडियंस से रिक्वेस्ट करोगे इसको क्या कम करने की। और लास्ट में एक स्लोगन बोल के आप क्या करोगे, स्पीच को एंड करोगे। ये एक आपका तरीका होता है। ठीक है, फिर वहीं पे कंपेयरिंग की बात करूं, कंपेयरिंग में तो सजेस्ट ही नहीं करूंगा, करो ही मत, बहुत लेंदी आता है। यहाँ पे फिर एक्सपेंशन ऑफ आइडिया में बता दूं, एक्सपेंशन ऑफ आइडिया सीधा सीधा आपको एक टाइटल देनी है, टाइटल देने का जो भी प्रोवर्ब दिया रहेगा उसका टाइटल दे देना। फिर अब प्रोवर्ब को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन रखना रहेगा। पहले सबसे पहले पैराग्राफ में मीनिंग लिखो। जैसे ओल्ड इज गोल्ड दिया गया, तो ओल्ड इज गोल्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है, वो मीनिंग आप लिखो यहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे आप बताओ कि ओल्ड इज गोल्ड का मतलब ये होता है, इसका मतलब ये चीज होती है। ठीक है, ये एक्सप्लेन करो। कितने लाइन में, 2 से 2.5 लाइन में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना, आपको एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल लेके आपको क्या करना है, समझाना है। क्या करना, आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल लेके आपको समझाना है कि ओल्ड इज गोल्ड। तो उससे आपको रियल लाइफ इंसिडेंट को रिलेट करके आपको क्या करनी, चीजें लिखनी है यहाँ पे, जो 3 से 4 लाइन की होनी चाहिए। फिर लास्ट में आपको क्या करना है, कंक्लूड करना है। क्या करना है, कंक्लूड करना है। कंक्लूड करते हुए आपको बताना है भैया, क्या करना है, आपको बताना है क्या आपको ये जो प्रोवर्ब है सही लगता है कि नहीं लगता, आपके क्या सजेशन है, ये चीज आपको लिखनी। तो यहाँ पे हमारा एक्सपेंशन ऑफ आइडिया भी हो गया। फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज, वे देखो, रिव्यू। अब रिव्यू में अगर मैं बात करूं, रिव्यू लर्न करके जानी है, एक बुक की रिव्यू, एक मूवी की रिव्यू और एक मैगजीन की रिव्यू। ठीक है, मैं आपको बता भी देता हूँ लिखना कैसे होता है। देखो सबसे पहला क्या लिखोगे, रिव्यू ऑफ द, किसी बुक का लिख रहे हो तो रिव्यू ऑफ द बुक, बुक का नाम लिख दोगे। किसी फिल्म का लिख रहे हो तो रिव्यू ऑफ द फिल्म, उस फिल्म का नाम। किसी मैगजीन का लिख रहे हो तो रिव्यू ऑफ द फिल्म, रिव्यू ऑफ द मैगजीन, मैगजीन का नाम। यहाँ पे बता दूं, एग्जाम में कोई भी स्पेसिफिक मूवी, स्पेसिफिक बुक या फिर स्पेसिफिक मैगजीन के ऊपर रिव्यू लिखने आता नहीं है। समझ में आ गया? यहाँ पे आपको अपनी मर्जी से लिखना होता है। अब फिल्म की रिव्यू लिख रहे हो तो कैसे लिखोगे, सबसे पहली चीज आप क्या करोगे, सबसे पहली चीज आप ये मूवी है किस पे बेस्ड, वो लिख दोगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो कैरेक्टर्स हो गए, उस कैरेक्टर के बारे में आप, कहानी के बारे में थोड़ा बताओगे। फिर उस फिल्म कब रिलीज हुई थी वो बता दोगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये हिट हुई थी, इसको अवार्ड्स मिले थे कि नहीं मिले थे, ये चीज आप बता दोगे। बता दिया। फिर इसके बाद कैरेक्टर कौन सी कास्ट थी, जैसे यहाँ पे शाहिद कपूर ने ब्रेव और वेलियंट रतन सिंह का रोल प्ले किया था, दीपिका पादुकोण ने ब्यूटीफुल और वेलियंट लॉयल रानी पद्मावती का रोल प्ले किया था, रणवीर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी का प्ले किया था, अदिति राव हैदरी और जिम सराफ ने भी सपोर्टिंग रोल क्या प्ले किया था। तो आप ये बताओगे। फिर उसके बाद आप क्या बताओगे, फिल्म क्या मैसेज डिलीवर कर रही थी, क्या हमें बता रही थी, उसके बारे में एक्सप्लेन करोगे। फिर उसमें से कोई म्यूजिक या फिर जो डांस आपको अच्छा लगा वो, और आपको मूवी अच्छी लगी है तो वो बताओ क्यों अच्छी लगी, अगर नहीं अच्छी लगी तो क्यों नहीं अच्छी लगी, वो चीज आपको क्या एक्सप्लेन करनी है। डन। फिर ये हो गया। फिर उसके बाद ब्लॉग राइटिंग में नहीं बोलूंगा लिखने के लिए,
ठीक है। ब्लॉग राइटिंग में आपको यहाँ पे ऊपर ऊपर सारी चीजें बनानी होती है, फिर एक टाइटल देना रहता है, फिर आपका कंटेंट सेम इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन के हिसाब से लिखो जो भी टॉपिक रहेगा, और सिंपल लैंग्वेज में। हाँ, अपील राइटिंग मैं बोलूंगा नहीं, इतना सब तामझाम करना पड़ेगा, बहुत टाइम जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको सारी चीजें बता दी। अगर आपको लेटर राइटिंग है, चलो लेटर राइटिंग भी बता देता हूँ। अब बहुत सारे स्कूल में कॉलेजेस में क्या दिया जाता है, लेटर राइटिंग दे दिया जाता है, तो मैं वो भी चीज आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपका किसी भी तरह से नुकसान हो, ठीक है। लेटर राइटिंग यहाँ पे दे दो। लेटर राइटिंग आपको कुछ फॉर्मल लेटर राइटिंग जैसा ही होगा। तो सबसे पहली चीज क्या आएगा, आपको सेंडर का एड्रेस लिखना रहेगा, ठीक है। आनंद कुमार का नाम लिखा जो सेंडर है, फिर उनका अपार्टमेंट का नाम, ये सब लिखा, फिर शहर का नाम और फिर पिन कोड लिखा, फिर एक लाइन छोड़ा, डेट लिखेगी। ये ऑलरेडी 10th में आपने लिखा है, डेट जैसे लिखा है 20 नवंबर। ये मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, जिस दिन आप लेटर लिखोगे जो तारीख रहेगी वो तारीख लिखना, लिख दिया। तो ये कुछ इस तरीके से डेट लिखना, फिर एक लाइन छोड़ना, फिर रिसीवर का एड्रेस आपको लिखना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट लिखने के बाद रीजन क्या लिखने का वो आप बताओगे, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ोगे, रिस्पेक्टेड सर, फिर बॉडी आएगी। तो इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम, सजेशन, ये चीज मैंने अभी ईमेल में जैसे एक्सप्लेन किया वैसे ही बॉडी आपको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। फिर लास्ट में योर्स फेथफुली XYZ जो भी रहेगा, समझा। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरी की पूरी चीजें ग्रामर की बता दी, राइटिंग स्किल बता दी। अब अप्रिसिएशन है और आपका जो ड्रामा है वो मैं अभी शाम को रिकॉर्ड करूंगा, तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्यों, रीजन क्या, अभी मेरे लेक्चर्स है, ऑलरेडी टाइम हो चुका है, ठीक है। तो वहां पे मेरे को जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलता है हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना घर पे रहो सुरक्षित रहो मत। मैं अभी कंटिन्यू करने वाला, आगे वीडियो ज्वाइन होने वाली, चलो आता हूँ। दोस्तों अब तक हमने जो है हमारा आपका ग्रामर और राइटिंग स्किल वाला पार्ट कवर कर लिया था। अब अप्रिसिएशन देखेंगे। अप्रिसिएशन का मैं चीट शीट यहाँ पे लेकर आ चुका हूँ। अब यहाँ पे ध्यान दो, चीट शीट में आपको मैं बता दूं, इस अप्रिसिएशन में टोटल आपके जो पोएम है, टोटल उस पोएम में सबको 3 पोएम क्या पूछे जाने, तो 3 पोएम का ही अप्रिसिएशन में यहाँ पे बताने वाला हूँ। जैसे आपका फाइनल एग्जाम आएगा तो वहां पे मैं सारे पोएम का वन शॉट बना दूंगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है, पोएम का नाम बोला गया। देखो लिखने का तरीका बहुत सिंपल है, ऑलरेडी आपने 10th में मुझसे चीजें कवर की है, तो आपको ऑलरेडी पता है चीट शीट का इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए। इनकेस नहीं पता है तो चलिए बता देते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या बोला है, द चेरी ट्री। द पोएम का नाम क्या है, द चेरी ट्री। क्या नाम है, द चेरी ट्री, चेरी ट्री, चेरी ट्री, ठीक है। तो आपको सबसे पहली चीज क्या लिखना है, द पोएम टाइटल्ड एज द चेरी ट्री इज रिटन बाय द फेमस पोएट रस्किन बॉन्ड, ठीक है। द पोएट, अब यहाँ पे ये लिख दिया। अब रस्किन बॉन्ड के बारे में अगर आपको 1-2 लाइन पता होगी तो वो लिख दो, और ऑलरेडी मैंने पोएम एक्सप्लेन किया है, तो पोएम का 1-2 लाइन लिख दो एक्सप्लेनेशन का, ठीक है, कि पोएम किस बारे में है, किस चीज के बारे में। तो ये आपका पहला पैराग्राफ बन जाएगा, समझा। तो पहला पैराग्राफ में ये और ये वाला पार्ट हो जाएगा। फिर द पोएट हैज यूज्ड मेनी फिगर ऑफ स्पीच इन द पोएम टू ब्यूटिफाई द पोएम सच एज, ऐसे लिख के पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, एंटीथेसिस, क्लाइमेक्स, रेपिटेशन, ये लिख दिया। अब इनमें से अगर एक का भी एग्जांपल आपको पता है, ऑलरेडी मैंने इसकी भी जो पीडीएफ है, ठीक है, एक्सरसाइज सॉल्यूशन वाली पीडीएफ है, वो मैंने आपको एप्लीकेशन पे दिए, तो वहां से आप एग्जांपल लेके लिख सकते हो। देयर आर मेनी फिगर ऑफ स्पीच व्हिच इज यूज्ड बाय द पोएट टू ब्यूटिफाई द a poem such as personification, alliteration, antithesis, climax, repetition. But the main figure of speech which stands out in the poem is, और जिसका भी एग्जांपल पता होगा वो एग्जांपल लिख देना, वो एग्जांपल लिख के, ठीक है। फिर क्या करोगे, उसको एक्सप्लेन करोगे कि अगर जैसे पर्सोनिफिकेशन है तो आप लिखोगे देयर आर मेनी फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड बाय द पोएट टू ब्यूटिफाई द पोएम सच एज सो एंड सो, बट द मेन फिगर ऑफ स्पीच व्हिच स्टैंड्स आउट इन द पोएम इज पर्सोनिफिकेशन। जो एग्जांपल है वो लिखो, और फिर वो एग्जांपल पर्सोनिफिकेशन की है ये एक्सप्लेन कर दो। तो ये आपके दूसरे पैराग्राफ में आएगा। The poetic devices which the poet has used in the poem is imagery, consonance, metaphor and rhyme. समझ में आ गया। और अगर इसमें राइमिंग स्कीम होगी तो राइमिंग स्कीम भी लिख दो, ठीक है। फिर उसके बाद the theme and the central idea of the poem is that the theme of the poem is that the poem talks about the nature, perseverance and joy in small things, and the central idea of the poem is that the poem tells how small cherry seed grows into a tree showing the strength of nature. यहाँ पे क्या है, आपका जो थीम है, थीम ये बता रहा है कि जो पोएम हमें ये बता रहा है कि कैसे जो चेरी का छोटा सा सीड है वो एक बड़े से विशाल से पेड़ में क्या तब्दील हो जाता है, अपनी स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ जो है नेचर की वो दिखाते हैं। फिर मैसेज, द पोएम गिव्स अस द मैसेज, या फिर द पोएट गिव्स अस द मैसेज थ्रू द पोएम इज दैट द पोएट टेल्स दैट प्लांटिंग ट्रीज ब्रिंग हैप्पीनेस, ठीक है। क्या कह रहे हैं, कह रहे ये है कि जो ट्रीज हम प्लांट करते हैं वो हमारे लिए क्या लेकर आता है, हैप्पीनेस लेकर आता है। हार्ड वर्क एंड नॉट गिविंग अप हेल्प अस अचीव आवर गोल। हम जो हार्ड वर्क करते हैं और कभी हार नहीं मानते वो चीजों के ऊपर, ये क्या एक अच्छी चीज क्या हमारे लेकर आता है और हमें गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, द पोएम टाइटल्ड एज द सोवर इज रिटन बाय द फेमस पोएट विक्टर ह्यूगो, ठीक है, ये लिख दिया। और फिर उसके बाद पोएम के बारे में आपको एक चीज पता होगी, तो ये ऑलरेडी मैंने पोएम ये वाली भी पोएम पढ़ा दी है, तो आप क्या करोगे, पोएम का लाइन 1-2 लाइन लिख दोगे। फिर उसके बाद the poet has used many figure of speech in the poem to beautify the poem such as
personification, alliteration, antithesis, hyperbole और inversion. But the main figure of speech which stands out in the poem is, already मैंने बताया, जो फिगर ऑफ स्पीच का एग्जांपल पता हो फिगर ऑफ स्पीच इसका एग्जांपल लिख दो, और वो एग्जांपल वही फिगर ऑफ स्पीच की हो ये एक्सप्लेन कर दो, ठीक है. द पोएटिक डिवाइसेस व्हिच पोएट हैज यूज्ड इन द पोएम इज इमेजरी, सिंबलिज्म एंड द राइमिंग स्कीम इन द पोएम इज ए बी ए बी. डन, हो गया, सेंटेंस बनाना आना चाहिए. फिर उसके बाद द थीम ऑफ द पोएम इज अबाउट द हार्ड वर्क, डेडिकेशन, एडमिरेशन फॉर सेल्फलेसनेस, ठीक है. द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज The poem is about a farmer who works hard planting seeds, showing his dedication and hard work. यहाँ पे जो पोएम है किसके बारे में? फार्मर के बारे में, जो बहुत ही ज्यादा कड़ी मेहनत करता है क्या, सीड्स को प्लांट करने में, जहां पे वो अपनी डेडिकेशन और हार्डवर्क क्या दिखा रहा है. फिर पोएट मैसेज क्या है थ्रू द पोएम? द पोएट गिव्स अस द मैसेज दैट हार्डवर्क एंड स्टेइंग कमिटेड लीड टू सक्सेस. यहाँ पे क्या बोला है? जो हम हार्डवर्क करते हैं और हम कमिटेड रहते हैं, ठीक है, अपने काम के टुवर्ड्स, वो हमें कहाँ लेके जाता है? सक्सेस के टुवर्ड्स क्या लेके जाता है. और फार्मर का जो एफर्ट है वो क्या किया गया है? उसको एडमायर किया गया, उसकी प्रशंसा की गई है. समझ में आ गया? नेक्स्ट, देयर इज अनदर स्काई. चलो ये वाला कर लेते हैं. द पोएम देयर इज अनदर स्काई इज रिटन बाय द फेमस पोएट एमिली डिकिंसन, ठीक है. द मेन फिगर ऑफ स्पीच, द पोएट हैज यूज्ड मेनी फिगर ऑफ स्पीच इन द पोएम टू ब्यूटिफाई द पोएम सच एज alliteration, antithesis, hyperbole, inversion, metaphor, personification. But the main figure of speech which stands out in the poem is, जो भी फिगर ऑफ स्पीच स्टैंड आउट हो रहा वो आप यहाँ पे लिख दोगे. ऑलरेडी मैंने बता दिया क्या है. द पोएटिक डिवाइस व्हिच पोएट हैज यूज्ड इज पेट्रिशियन सोनेट स्ट्रक्चर, इमेजरी एंड रिपीटेशन. द थीम ऑफ द पोएम इज अबाउट होप, पीस, नॉस्टैल्जिया, नेचर, ठीक है. द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज that the poem is about an ideal beautiful place that offers peace and comfort like a perfect home. जो पोएम है वो किसके बारे में? एक आइडियल ब्यूटीफुल प्लेस के बारे में, जो क्या पीस और कंफर्ट क्या ऑफर करता है, एक परफेक्ट होम की तरह. कैसा है? एक परफेक्ट घर की तरह, ठीक है. द मैसेज व्हिच पोएट गिव्स अस थ्रू द पोएम इज दैट द होम इज अ पीसफुल एंड हैप्पी प्लेस. होम क्या एक पीसफुल और एक हैप्पी प्लेस है. ये हमें क्या ऑफर करता है? होप ऑफर करता है क्या? हमारे डिफिकल्ट टाइम्स में भी, डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी. समझ में आ गया? तो ये 3 पोएम है, आपके सिलेबस में होना चाहिए. सेमेस्टर एग्जामिनेशन है तो सेमेस्टर एग्जामिनेशन के हिसाब से ये 3 पोएम्स आपकी क्या होने चाहिए, ठीक है. डन, यहाँ पे अप्रिसिएशन कर लिया. अब ड्रामा सेक्शन के टुवर्ड्स में बढ़ता हूँ, ठीक है. चलो ड्रामा करते हैं. और ड्रामा टोटल 4 ड्रामा है, तो बड़ा ऑब्वियस बात है एग्जामिनेशन में अगर मैं बात करूँ तो एग्जामिनेशन में 2 ही ड्रामा आएंगे. एक हिस्ट्री ऑफ ड्रामा आएगा और जो दूसरा है वो द राइजिंग ऑफ द मून. यही चीज पूछी जाएगी, तो चलो वो चीज भी हम फटाफट कवर कर लेते हैं. चलो चलिए अब हम यहाँ पे हमारे सेक्शन 4 की क्या चीजें स्टार्ट करते हैं. अब यहाँ पे जब मैं ड्रामा की बात कर रहा हूँ, हिस्ट्री ऑफ ड्रामा की बात करूँ, तो हिस्ट्री ऑफ ड्रामा बेसिकली है क्या, ठीक है. ये एक पूरा चार्टर है जहाँ पे हम ड्रामा के बारे में सीखने वाले. वहीं 12th में आप जब जाओगे तो आप नॉवेल के बारे में सीखोगे, ठीक है. तो चलो मैं ड्रामा के बारे में आपको हर एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ, चीज आपको क्लियर हो. सबसे पहली चीज, ड्रामा की हिस्ट्री जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ड्रामा क्या होता है. ड्रामा बेसिकली कुछ नहीं होता है. ड्रामा एक तरह की स्टोरी होती है जो कि एक पैराग्राफ फॉर्म में या फिर प्रोज फॉर्म में क्या लिखी जाती है, ताकि जो एक्टर्स है वो स्टेज पे जाके क्या उसे परफॉर्म कर सके. अब आपको पता है जब ड्रामा होता है तो बैकलाइट यूज की जाती है, ठीक है, स्टेज वैसा बनाया जाता है, फिर उसके बाद कॉस्ट्यूम्स वैसे डिजाइन किए जाते हैं. तो ड्रामा बेसिकली यही है. ड्रामा एक तरह का नाटक होता है, ठीक है, जो हम क्या करते हैं, जो ड्रामा एक तरह का नाटक होता है जो एक कहानी पे परफॉर्म किया जाता है, जो कि एक पैराग्राफ में फॉर्म में क्या लिखी जाती है, ठीक है. इतनी ही चीज आपको ड्रामा के बारे में जाननी है. अब एक एक करके समझेंगे कि टाइप्स ऑफ ड्रामा. ड्रामा के 3 टाइप्स होते हैं. कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं. पहला होता है ट्रेजेडी ड्रामा, दूसरा होता है ट्रेजिक कॉमेडी और फिर तीसरा होता है कॉमेडी, ठीक है. अब ट्रेजेडी क्या होता है? ट्रेजेडी अगर मैं बात करूं, ये एक ऐसा तरह का क्या होता है, ड्रामा होता है जो कि बहुत ही उदास भरा होता है. क्या होता है? बहुत ज्यादा उदास भरा होता है और जो सीरियस थीम पे बता, मतलब सीरियस जो इश्यूज होते हैं उस पे बेस्ड होता है. जैसे डेथ हो गया, डिजास्टर हो गया. जब कभी भी कोई भी ड्रामा किसी डेथ पे या फिर किसी डिजास्टर पे बेस्ड हो तो उस तरह के ड्रामा को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेजेडी ड्रामा क्या कहते हैं, ठीक है. अब इसमें मेन आइडिया अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे द मेन पर्सन हैज अ वीकनेस दैट कॉजेस देयर डाउनफॉल. अब यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे ये बोला गया कि अगर ये चीज की बात करूं तो इसमें जो प्रोटैगनिस्ट होता है, प्रोटैगनिस्ट मतलब क्या होता है? जो मेन कैरेक्टर होता है, मेन कैरेक्टर की कमजोरी के बारे में बताई जाती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उसका क्या होता है? उसका डाउनफॉल होना क्या शुरू हो जाता है, ठीक है. फिर वहीं पे अगर मैं बात करूं ट्रेजिक कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी क्या होती है? एक इस तरह की कॉमेडी होती है जिसमें उदासी भी होती है प्लस कॉमेडी भी होती है. आपने देखा होगा ना कई सारे फिल्म जिसमें बहुत सारा सैडनेस भी होता है लेकिन बहुत सारा मजे वाला पार्ट भी होता है. तो इस तरह के आपके कॉमेडी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेजिक कॉमेडी क्या कहा जाता है. जैसे एग्जांपल की अगर तौर की बात करूं तो वेटिंग फॉर गुडबॉट बाय सैमुअल बेकेट, ये एक ड्रामा का नाम है, ठीक है. फिर
कॉमेडी, कॉमेडी आपको मालूम है एक इस तरह का ड्रामा जो कि बहुत ही ज्यादा फनी होता है, ठीक है, जिसको देखने वाले लोगों के जो पेट है वो दर्द करने लगते हैं हंस हंस के। तो उस तरह के ड्रामा को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमेडी बात करते हैं। यहाँ पे ये जो ड्रामा होती है, इस ड्रामे में क्या होता है, जो लोग होता है वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं, क्या जैक्ट होता है जो ड्रामा होता है उसको देख के। क्लियर हो गया? तो ड्रामा तीन टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रेजेडी ड्रामा, एक होता है ट्रेजिक कॉमेडी और एक होता है कॉमेडी। ट्रेजेडी ड्रामा क्या होता है, एक ऐसा तरह का ड्रामा होता है जिसमें जो थीम होता है, ठीक है, जो कहानी होती है वो कहानी कुछ सीरियस इश्यू पे होती है या फिर सीरियस कंडीशन या फिर सिर्कमस्टांस पे बेस्ड होती है, जिसको देखने के बाद कहीं ना कहीं हर किसी का रोने लगता है, ठीक है। जहां पे जो मेन कैरेक्टर होता है, मेन कैरेक्टर के साथ कुछ बुरा होता है जिसकी वजह से वो उसका डाउनफॉल होता है। ट्रेजिक कॉमेडी कैसी होती है, ये उदासी भी रहती है और प्लस कॉमेडी भी रहती है इसके अंदर, मतलब थीम सैड होता है लेकिन इसके अंदर कॉमेडी के भी तड़के क्या लगाए जाते हैं। फिर कॉमेडी क्या होती है, कॉमेडी एक इस तरह का ड्रामा होता है जिसमें बहुत सारा हैप्पी और फन प्ले क्या हमें देखने मिलता है, जिससे देख के लोग बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं और उनकी फनी फनी टॉक सुन के। अब यहाँ पे हम कॉमेडी के अलग अलग टाइप क्या देखने वाले हैं कि कॉमेडी के अलग अलग टाइप क्या होते हैं। अब कॉमेडी के अलग अलग टाइप की अगर मैं बात करूं तो पहला रोमांटिक कॉमेडी होती है। रोमांटिक कॉमेडी क्या से होती है, एक इस तरह की कॉमेडी होती है जिसमें प्यार भी होता है और प्लस मजाक भी होता है, तो उस तरह की कॉमेडी को हम लोग क्या कहते हैं, उस तरह की कॉमेडी को हम लोग रोमांटिक कॉमेडी क्या बोलते हैं। एग्जाम्पल बहुत सारे जो विलियम शेक्सपियर के प्ले है वो आपकी रोमांटिक कॉमेडी पे ही बेस्ड है, ठीक है। फिर उसके बाद सेंटिमेंटल कॉमेडी। सेंटिमेंटल कॉमेडी क्या होता है, एक इस तरह की कॉमेडी होती है जिसमें आपका मजाक तो होता है, बट ऑब्वियस सी बात है, लेकिन उस कॉमेडी में हमें अच्छे वैल्यूज क्या सिखाए जाते हैं, जहां पे हमें सही और गलत क्या के बीच में जो फर्क होता है उसके बारे में क्या बताया जाता है। जहां पे हमें किसके बारे में बताया जाता है, जहां पे हमें जो मिडिल क्लास पीपल्स होते हैं, मिडिल क्लास जो लोग होते हैं, उनके जो डे टू डे प्रॉब्लम्स होती है, उनकी जो डे टू डे दिक्कतें होती है उसके बारे में बताया जाता है और उसके तहत लोगों को एक नई सीख क्या देने की कोशिश की जाती है। फिर क्लासिकल कॉमेडी क्या होती है, क्लासिकल कॉमेडी जो होती है वो बेसिकली जो हमारे ओल्ड ग्रीक और जो रोमन रूल्स थे, क्या एक प्ले को लिखने के लिए जो ओल्ड ग्रीक और जो रोमन रूल्स बनाए हुए थे उन रूल्स पे क्या बेस आपके ये क्लासिकल कॉमेडी क्या होता है, ये क्या फॉलो करता है, ये ट्रेडिशनल स्टाइल क्या फॉलो करता है। फिर नेक्स्ट कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। यहाँ पे कॉमेडी ऑफ ह्यूमर मतलब क्या होता है, जहां पे इस तरह की कॉमेडी में जो कैरेक्टर होते हैं, कैरेक्टर के फनी फनी हैबिट्स दिखाए जाते हैं, उसके जो फनी फनी मूड्स होते हैं वो दिखाए, जैसे आपने गोलमाल देखा होगा, गोलमाल में अजय देवगन होता है, अजय देवगन को कोई उंगली दिखा दे तो ऐसा करने लगता है, फिर जॉनी लीवर होता है भूला, तो देखा, तो ये कैरेक्टर्स के क्या फनी फनी जो मूड्स होते हैं उसके बारे में बताया जाता है इस तरह की कॉमेडी में, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। फिर आता है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। यहाँ पे क्या बताता है, मेक फन ऑफ पीपल्स बिहेवियर एंड मैनर्स इन दी सोसाइटी। यहाँ पे क्या बताया जाता है, इस तरह की कॉमेडी में जो हमारे आसपास में जो लोग होते हैं, जो उनके डे टू डे एक्शंस होते हैं, डे टू डे जिस तरह की वो मैनर्स देखते हैं, उन मैनर्स के ऊपर क्या मजाक उड़ाया जाता है। जैसे आपने कपिल शर्मा शो देखा होगा, कपिल शर्मा शो में क्या होता है, कपिल शर्मा शो में कुछ इस तरह के एक्ट बनाए जाते हैं, इस तरह का प्ले बनाया जाता है जो हमारे डेली लाइफ से क्या होता है, रिलेटेबल होता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें वो बहुत ज्यादा रिलेटेड रखता है और हम उसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि इस तरह की जो एक्टिविटी हम हमारे जिंदगी में करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये सेंटिमेंटल कॉमेडी का अलग होता है। सेंटिमेंटल कॉमेडी क्या होता है, जहां मिडिल क्लास लोगों की दुख के बारे में बताया जाता है, दर्द के बारे में बताया जाता है, ये दुख दर्द के नहीं, उसको फनी वाला जो पार्ट होता है उसके बारे में बताते हैं। क्लियर हो गया? फिर अब ये हमारा एक पार्ट खत्म हो गया, अब हम बढ़ेंगे पार्ट 2 की तरफ, जिसको हम लोग पार्ट बी बोलते हैं, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ ड्रामा का ही पार्ट है, जहां पे हिस्ट्री ऑफ ड्रामा का हम शॉर्ट टाइप का देखेंगे। अब जो ड्रामा है वो अलग अलग पीरियड में कुछ अलग अलग तरीके से क्या उभर के आया था, जहां पे मेडिवल पीरियड है, रिनाइसेंस पीरियड है, रिस्टोरेशन पीरियड है, विक्टोरियन पीरियड है, मॉडर्न पीरियड है, समझ में आ गया। फिर पोस्ट मॉडर्न पीरियड है, थिएटर है, फिर इंडियन थिएटर। तो इन सभी चीजों के बारे में मैं यहाँ पे आपसे क्या बात करने वाला हूँ। चलो करते हैं। सबसे पहली चीज क्या आता है, मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड का भी 11वीं सेंचुरी से लेकर 15वीं सेंचुरी, इस टाइम पे किसका रूल चल रहा था, हेनरी 6 का क्या रूल चल रहा था। अभी हेनरी 6 क्या होता है, जैसे होता है ना प्रथा होती है कि दादा का नाम पोते को दिया जाता है, जो दादा का नाम फॉर एग्जाम्पल हेनरी है तो पोते का नाम क्या हो जाएगा, हेनरी 1, फिर पोते के पोते का नाम क्या हो जाएगा, हेनरी 2, फिर पोते के पोते का नाम क्या हो जाएगा, हेनरी 3। तो वैसे करके हेनरी 3, हेनरी 4, हेनरी 5, हेनरी 6 दिखा जाता है, ठीक है। अब मेन फीचर क्या है, ये जो ड्रामा होता है ये किससे स्टार्ट होता है, एक फोक प्ले से, एक ट्रेडिशनल फोक प्ले से क्या स्टार्ट होता है, ठीक है। किस पे बेस्ड होता है, रिलीजियस स्टोरीज पे क्या बेस्ड था इस जो मेडिवल पीरियड में ड्रामा था, ठीक है। ये स्टार्ट कहां पे हुआ था, ये चर्चेस में स्टार्ट हुआ था एज अ मिस्ट्री, मिरेकल और मॉरलिटी वाले जो प्लेस थे उनकी उन टॉपिक्स पे बेस्ड होके। ये लिखा किसमें जाता था, इंग्लिश में लिखा जाता था, लैटिन में लिखा जाता नहीं था, ठीक है। फेमस राइटर, बहुत सारे राइटर्स को आज तक जानते नहीं, लेकिन कहानियां बहुत सारी है और बहुत सारे लेजेंड्स ने क्या ये स्टोरी लिखी थी। फेमस प्ले कौन से, रॉबिन हुड वाला प्ले बहुत ज्यादा फेमस है, जो किसने लिखा था, हार्वर्ड पैली एवरीमैन ने लिखा था। फिर रिनाइसेंस पीरियड, रिनाइसेंस पीरियड को हम लोग एलिजाबेथियन थिएटर भी क्या कहते हैं,
ये शुरू कब हुआ था? ईयर 1562 में शुरू हुआ था, ठीक है। खत्म कब हुआ? ईयर 1642 में खत्म हुआ। उस टाइम पे पीरियड किसका चल रहा था? एलिजाबेथ वन और जेम्स वन का पीरियड क्या चल रहा था। अब यहाँ पे अब इस पीरियड का खास बात क्या था? इस पीरियड को गोल्डन एज कहा जाता है इंग्लिश ड्रामा को, ठीक है। ये सिर्फ आपके रिलीजन पे बेस्ड नहीं था, रिलीजन पे बेस्ड नहीं था, किस पे था? जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स थी, जो रियल लाइफ सिचुएशन थी, उन पे ये बेस्ड हुआ करता था, ठीक है। इसमें कॉमेडी और ट्रेजेडी दोनों ही बहुत ज्यादा चलती थी और बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी, लोगों ने बहुत पसंद किया था इस रिनाइसेंस पीरियड वाले थिएटर में, ठीक है। जो थिएटर्स होते थे वो ओपन एयर के होते थे, मतलब खुला थिएटर हुआ करता था, जहां पे अगर मैं बात करूं कोई भी लाइट्स हुआ करती ही नहीं थी, और थिएटर्स फुली और इंग्लिश थिएटर फुली डेवलप्ड हुए थे। फेमस राइटर कौन थे उस टाइम के? विलियम शेक्सपियर थे, क्रिस्टोफर मार्लोव थे, फिर बेन जॉनसन थे, थॉमस किट थे, फिर जॉन वेबस्टर थे, फिर डेकेट थे। ये सभी बहुत ज्यादा फेमस, और यहाँ पे आपका नाम दिया, जैसे रोमियो जूलियट उसी टाइम पे लिखी गई थी, मिडसमर नाइट्स ड्रीम ये लिखा गया था उसी टाइम पे। तो इस तरह की चीजें। फिर नेक्स्ट आपका आता है रिस्टोरेशन पीरियड। रिस्टोरेशन पीरियड कब स्टार्ट हुआ था? ईयर 1660 को चालू हुआ था। उस टाइम पे रूल किसका चल रहा था? चार्ल्स सेकंड का रूल क्या चल रहा था? समझ में आ गए? ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से बेसिकली आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए। ये आपके बोर्ड का स्टैंडर्ड पैटर्न के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, आप बाकी आपके कॉलेज के टीचर ने क्या बोला आप देख लेना, ठीक है। अब रिस्टोरेशन पीरियड में क्या हुआ था? अब रिस्टोरेशन पीरियड में जो थिएटर्स है वो थिएटर्स पहले बंद कर दिए जा चुके थे, फिर उसके बहुत समय बाद क्या थिएटर्स को वापस रीओपन किया गया, ठीक है। अब वुमेन्स ने भी क्या स्टेज पे एक्ट करना शुरू कर दिया था। यहाँ पे प्ले शोड रिच पीपल्स मैनर। अब यहाँ पे इस प्ले में पहले प्ले क्या, जहां पे गरीबों के बारे में बताया जाता था, जहां मिडिल क्लास के बारे में बताया जाता था। अब यहाँ पे जो बड़े बड़े लोग होते थे, जो अमीर लोग होते थे, उनके जो तौर तरीके थे, मैनर्स, उसको भी बताया जाता था। अब इस पीरियड में फोकस किस पे किया जा रहा था? कॉमेडी और स्टाइल पे फोकस क्या किया जाता है। साथ ही साथ जो सेंटिमेंटल कॉमेडी होता है और जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ये दो तरह की जो कॉमेडी थी, ये बहुत ज्यादा फेमस होते हुए दिखाई दी थी। अब कुछ यहाँ पे फेमस राइटर्स का नाम है और ड्रामेटिस्ट का नाम है जॉन ड्राइडन, फिर विलियम कॉन्ग्रे, फिर ओलिवर गोल्डस्मिथ, फिर रिचर्ड शेडेन, जॉर्ज एथर्ग, फिर मिडल्टन, फिर उसका डेक्कर। समझ में आ गया? और उस टाइम का फेमस प्ले कौन सा था? ऑल फॉर लव, प्यार के लिए कुछ भी, और एक और है द वे ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। फिर यहाँ पे अब बात करते हैं विक्टोरियन पीरियड की। किसकी बात करेंगे? विक्टोरियन पीरियड की। अब यह स्टार्ट कब हुआ था? ईयर 1837 में स्टार्ट हुआ था। खत्म कब हुआ? ईयर 1901 में खत्म हुआ। किसका पीरियड था? आपका क्वीन विक्टोरिया का पीरियड था, इसलिए इसको विक्टोरियन पीरियड बोला गया। वाह वाह, क्या बात है, ठीक है। अब यहाँ पे मेन फीचर क्या? अब इस टाइम पे डेवलपमेंट क्या हुआ? नए तरह के स्टेज का डिजाइन किए गए थे, लाइट नई तरीके थी, सीनरी मतलब सीन जो रहता था वो अलग तरीके से बनाया जाता था, पिक्चर फ्रेम स्टेज बनाया जाता। वुमेन एक्टर्स को, जो वुमेन एक्टर्स होती थी, उनको भी पार्टिसिपेट करने का मौका दिया गया, मतलब यानी इससे पहले नहीं दिया जाता था, ठीक है। फिर जो प्ले है वो क्या दिखाता था? जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती थी, जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स होती थी, उसके बारे में बताया जाता था। ड्रामा बहुत ज्यादा सीरियस और इमोशनल बनने लग गया था। अब यहाँ पे फेमस कौन थे? जॉर्ज बर्नर्ड शॉ, ऑस्कर विल्डे, हेनरिक इब्सन, ये सब फेमस थे उस टाइम पे। फेमस प्ले और वर्क क्या था? द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, फिर उसके बाद डॉल्स हाउस, एन एनिमी ऑफ द पीपल, डन। फिर अब आता है मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड कब चालू हुआ? ईयर 1901 से लेकर ईयर 1945 चालू हुआ, ठीक है। जहां पर अब इस पर्टिकुलर मॉडर्न पीरियड में अब ड्रामा में क्या दिखाया जाता था? जो इंसान के जो रियल इमोशंस होते थे और जो डेली लाइफ होती थी, उसके बारे में बताया जाता था। इंग्लिश लिटरेरी रिवाइवल स्टार्टेड, न्यू स्टार्टेड, ठीक है। ये स्टार्ट किसने किया था? इंग्लिश लिटरेरी रिवाइवल ने क्या स्टार्ट किया था, ठीक है। ड्रामा हैड डीप मीनिंग एंड सोशल मैसेज। अब ये जो मॉडर्न पीरियड में जो ड्रामा हुआ करते थे, ये मॉडर्न पीरियड में जो ड्रामा हुआ करते थे, यहाँ पे जो लोगों की जो सच में प्रॉब्लम्स है, जो सच में इश्यूज है, उसके बारे में दिखाया जाता था, उसके बारे में क्या बतलाया जाता था। और इसमें बहुत ज्यादा डीप गहरा मतलब छुपा होता था, सोशल मैसेज क्या छुपा होता था। अब फेमस राइटर को टी.एस. एलियट, जी.बी. शॉ, एच. ग्रैनविल, बाकर, फिर जॉन गैल्सवर्दी, लेडी ग्रॉगरी, फिर वाई.बी. येट्स और जेम्स सिंह। समझ में आ गया? और फेमस ये दिया। फिर अब आता है पोस्ट मॉडर्न थिएटर, मतलब अब मॉडर्न के बाद, मॉडर्न थिएटर के बाद पोस्ट मॉडर्न थिएटर क्या था? ईयर 1945 से लेकर 2000 तक ये चला था। शुरू 1945 में था, खत्म 2000 में हुआ था। अब यहाँ पे इस पोस्ट मॉडर्न थिएटर में क्या बताया जाता था? जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की जो लाइफ है वो बताई जा रही थी, जहां पे फ्रस्ट्रेशन, कंफ्यूजन, लॉस ऑफ वैल्यूज के बारे में दिखाया जाता था। थिएटर्स ऑफ एब्सर्डनेस शोड मीनिंगलेस सिचुएशन एंड डायलॉग। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड हुआ करता था, वो एक मीनिंगलेस सिचुएशन और डायलॉग बताया करता था। एंग्री यंग मैन मूवमेंट क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट एंड ट्रेडिशनल ब्रिटिश सोसाइटी। अब यहाँ पे एंग्री यंग मैन, ये जो एंग्री यंग मैन, ये जो ड्रामा था, ये क्या कर रहा था? क्रिटिसाइज कर रहा था किसको? गवर्नमेंट को, और जो ट्रेडिशनल ब्रिटिश सोसाइटी हुआ करती थी उसके ऊपर।
फेमस राइटर ड्रामेटिस्ट कौन थे उस टाइम के? जॉन ऑसबर्न थे, किंग्स एमिस थे, फिर लॉन्सिको थे, सैमुअल बैकेट थे, हार्लोट प्रिंटर थे, ठीक है, आर्थर मिलर। और फिर उसके बाद आपका फेमस प्ले क्या था? लुक बैक इन एंगर। नेक्स्ट क्या? इंडियन थिएटर। इंडियन थिएटर कब चालू हुआ? फर्स्ट सेंचुरी एडी, मतलब जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद ही ये क्या हुआ था? चालू हो गया था, और आज तक ये चला आ रहा था। अब इसकी जो ओरिजिन, इसकी शुरुआत क्या हुई थी? संस्कृत ड्रामा से शुरुआत हुई थी। ये किस पे बेस्ड होती है? ये जो माइथोलॉजिकल जो कल्चरल थीम्स होते हैं हमारे, उस पे बेस्ड थी, ठीक है। नृत्य शास्त्र ने क्या क्या कंप्लीट जो रूल्स है थिएटर के उस वो दिए। जो मॉडर्न ड्रामा था इन्फ्लुएंस हुआ किससे? संस्कृत, उर्दू और वर्ल्ड थिएटर से। अब फेमस राइटर्स और ड्रामेटिस्ट कौन थे? पतंजलि, भारत मुनि, फिर उसके बाद आपका मॉडर्न इंडियन ड्रामेटिस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है? आपका फेमस प्ले दिया हुआ है। डन। अब आते हैं वन एक्ट प्ले। वन एक्ट प्ले क्या होता है उसके बारे में देख लो। वन एक्ट प्ले क्या होता है? एक इस तरह का प्ले होता है जहां पे सिर्फ एक ही एक्ट क्या दिखाई जाती है, बट उसमें एक या फिर एक से ज्यादा सीन क्या होते हैं। मतलब ड्रामा, ये एक तरह का ड्रामा ही होता है, लेकिन वन एक्ट प्ले में क्या होता है? सिर्फ एक ही एक्ट दिखाया जाता है, ठीक है, लेकिन उसमें सीन एक से ज्यादा, एक या फिर एक से ज्यादा क्या हो सकते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट स्टोरी, ये पूरी की पूरी स्टोरी बताई, ऐसी नहीं आधी अधूरी स्टोरी बताता है, पूरी की पूरी स्टोरी बताता है। लेकिन ड्रामा के कंपेरेटिव में इसमें जो टाइम लगता है वो कम होता है। ये एक सिंगल प्लेस पे ही परफॉर्म किया जाता है, और कैरेक्टर्स बहुत सारे नहीं, बहुत कम कैरेक्टर्स क्या यहाँ पे देखे जाते हैं, ठीक है। ये फोकस किस पे करता है? ये मेन आइडिया पे फोकस करता है। और इसका जो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है किस पे? शॉर्ट टाइम पे। ये टाइम बहुत कम लेता है कि कम टाइम में ज्यादा कहानी क्या बताता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ हम एलिमेंट्स देखने वाले। एलिमेंट्स क्या है? सबसे पहली चीज है प्लॉट है। प्लॉट मतलब क्या होता है? प्लॉट मतलब जो आपके कहानी में जो अलग अलग इवेंट्स आते हैं, जो अलग अलग सीक्वेंस आते हैं, सीन्स आते हैं, उसको हम लोग प्लॉट बोलते हैं। थीम मतलब क्या होता है? किस टॉपिक पे, किस मुद्दे पे जो ड्रामा बेस्ड होता है या फिर कहानी बेस्ड होती है, उसको थीम बोलते हैं। फिर सेटिंग क्या होती है? सेटिंग द प्लेस एंड द टाइम वेयर द स्टोरी हैपेंस, इट शुड बी क्लियर टू द ऑडियंस। द स्टेज यूजेस अ प्रॉप टू शो लोकेशन, टाइम एंड मूड, यूनिटी ऑफ एक्शन, one main story from start to end, unity of place, story happens in one place, unity of time, story happens in short time and order। सेटिंग मतलब सीधी सीधी बात है, जो भी आपका जो स्पॉट होता है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं जो भी प्रॉप्स लगते हैं, उन सभी प्रॉप्स को एक साथ लाना, उसी को हम लोग सेटिंग बोलते हैं। फिर लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज मतलब जो भी डायलॉग्स, ठीक है, जो भी डायलॉग्स होता है, जो भी एक्ट्स होते हैं, जिस भाषा का उपयोग करते हैं, जिस स्टाइल का उपयोग करते हैं, उसको हम लोग लैंग्वेज बोलते हैं। फिर कैरेक्टर्स मतलब क्या होता है? कैरेक्टर्स मतलब बेसिकली वही होता है कि जो भी किरदार होते हैं आपके ड्रामा में, उनको कैरेक्टर्स क्या बोला जाता है। अब इसमें कैरेक्टर्स भी बहुत है, कुछ होते हैं मेन कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ राउंड कैरेक्टर्स, जो क्या होता है? चेंजेस एंड ग्रोज इन द स्टोरी। आपने देखा होगा ना, जैसे एमएस धोनी की मूवी देखी होगी, वो एमएस धोनी की मूवी में कैरेक्टर था, अब वो छोटा बच्चा था, धीरे धीरे बड़ा होना है, तो उस तरह कैरेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? राउंड कैरेक्टर बोलते हैं, कि जहां पे एक कहानी में जो एक कैरेक्टर है वो छोटे से बड़ा क्या दिखाई देता है। फिर मेन कैरेक्टर, एमएस धोनी मेन कैरेक्टर थे, उनके साथ उनके दोस्त थे, वो क्या सपोर्टिंग कैरेक्टर थे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अब यहाँ पे वन एक्ट प्ले के फीचर्स क्या है? सबसे पहली चीज बात करें तो ये इसमें एक या फिर एक से ज्यादा सीन्स होते हैं, लेकिन छोटे छोटे सीन्स होते हैं। ये बहुत ज्यादा शॉर्ट और इजी टू अंडरस्टैंड होता है, ठीक है। ये क्या देता है? एक मेन आइडिया या फिर एक मैसेज देने की कोशिश करता है। इसका एक बिगिनिंग होता है, मिडल होता है और एंड होता है, ठीक है। जो स्टार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोजिशन बोलते हैं। फिर जो कॉन्फ्लिक्ट यानी जो प्रॉब्लम होता है, जो मेन कैरेक्टर जो प्रॉब्लम फेस करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। मेन पॉइंट मतलब जो क्लाइमेक्स होता है कि ये सारी चीजें होने के बाद क्या हुआ, ठीक है, उसको हम लोग क्लाइमेक्स बोलते हैं। और एंड मतलब जो जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और जो स्टोरी एंड हो जाती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका डेनोमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इट हैज स्टेज डायरेक्शन टू हेल्प सेव टाइम। अब यहाँ पे अगर बात करूं, इसमें स्टेज की डायरेक्शन होती है ताकि जो टाइम है वो बचाया जा सके। ये क्या कहता है? इट क्रिएट्स अ फीलिंग और मूड फॉर द ऑडियंस। ये क्या करता है? लोगों के अंदर फीलिंग और जो मूड है ऑडियंस के लिए क्रिएट करता है, ठीक है। हर चीज क्या होती है? एक ही जगह पे होती है, शॉर्ट टाइम पे होती है, और एक मेन स्टोरी के साथ क्या होती है? इसकी जो स्टोरी होती है बहुत ज्यादा सिंपल होती है, इसमें कुछ ही कैरेक्टर्स होते हैं। ये क्या करता है? ये जो ऑडियंस जो इंटरेस्टेड रहती है और जो क्यूरियस रहती है, उनको आखिरी तक क्या उनकी नजरें वहां तक का टिका के रखता है। डन। तो यहाँ पे मैंने ये चीज आपकी कवर कर दी। अब पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आपके ड्रामा के ऊपर, जो है द राइजिंग ऑफ द मून। चलो, अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो ड्रामा है उसके बारे में हम देखेंगे, जिसका नाम है द राइजिंग ऑफ द मून। तो चलो एक एक करके चीजों की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं द राइजिंग ऑफ द मून है क्या। तो जो राइजिंग ऑफ द मून ये बेसिकली एक वन एक्ट प्ले है, ठीक है, जहां पे हम क्या देखने वाले हैं? हम एक सिनेरियो के बारे में देखने वाले हैं, जिसमें आपके तीन कैरेक्टर्स हैं। पहला आता है सर्जेंट। सर्जेंट क्या है? बेसिकली एक ओल्ड, आपका क्या, एक ओल्ड पुलिस ऑफिसर है, ठीक है। फिर साथ ही साथ हमें दो पुलिस के कैरेक्टर और देखने मिलते हैं, मतलब दो पुलिसमैन और देखने मिलते हैं जिनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है।
फिर तीसरा अगर मैं बात करूं तो हमारा क्या एक स्ट्रेंजर पर्सन देखने मिलता है। ये कहानी आपके एक भागे हुए बोलते हैं ना कि एक पेट्रियोट की है, एक देशभक्त की है, जो अपने देश के लिए क्या लड़ रहा है, देश के लिए क्या कर रहा है, गवर्नमेंट जो देश के लिए क्या कर रहा है, आवाज क्या उठा रहा है कि देश को क्या सुरक्षित करने के लिए, ठीक है, कि अपने आइलैंड को क्या आपका आजाद करने के लिए, ठीक है। तो इसी के बारे में पूरी कहानी है। तो चलो एक करके चीजें समझते हैं और शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये जो कहानी की जो शुरुआत होती है, कहानी की शुरुआत कहाँ आती है तो कुएं पे। कुएं क्या होता है, बेसिकली एक जगह है जो आपके किसी किनारे, एक समुद्र के किनारे, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 3 पुलिस ऑफिसर्स है, जहां पे अगर बात करूं 2 पुलिस ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं, आपका जो पोस्टर है वो पोस्टर क्या चिपका रहे हैं। अब उस पोस्टर पे है कौन, उस पोस्टर पे एक ऐसे इंसान की तस्वीर है जो आइलैंड की आजादी के लिए क्या कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, ठीक है, अपनी आवाज उठा रहा है, ठीक है, एक तरीके के फ्रीडम फाइटर है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सब कहते हैं कि जो आपका ये जो इंसान है जो जेल से भागा है, ठीक है, जो जेल से भागा है, उस पे गवर्नमेंट ने क्या किया, 100 पाउंड का इनाम रखा है। जो भी इसको पकड़ेगा उसको क्या मिलेगा, 100 पाउंड का क्या इनाम क्या मिलेगा। जो सर्जेंट है वो क्या करता है, जोर जोर से इसकी जो फीचर्स होते हैं वो रीड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसके काले बाल है, उसकी आंखें बहुत काली है, और साथ ही साथ उसका जो हाइट है वो कितना है, 5 फीट 5 इंचेस का क्या उसका हाइट क्या होने वाला है। अब यहाँ पे सर्जेंट ये कहता है, सर्जेंट क्या जो सीनियर पुलिस ऑफिसर होता है वो कहता है कि ये जो इंसान है, ये इंसान क्या बहुत ही ज्यादा शातिर है, बहुत ज्यादा चालाक है, ठीक है। और जो रिवॉल्यूशनरी का ग्रुप है, मतलब जितने भी फ्रीडम फाइटर्स के ग्रुप है, उन सभी में इसको बहुत ज्यादा क्या माना जाता है, ठीक है। अब इसने अगर मैं बात करूं, इसने अपना जो जेल से भागने का जो प्लान था इसने खुद बनाया, और इसकी प्रशंसा भी लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं कि वो किस तरीके से भागा, जिस तरीके से ये भागा है, ठीक है। अब यहाँ पे सर्जेंट ये कहता है, जो सीनियर ऑफिसर रहता है वो ये कहता है कि अब ये जरूर यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये यहाँ से क्या बोट की मदद से क्या भाग सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये जो सर्जेंट है, ये सर्जेंट ये 2 पुलिसमैन को कहता है कि भैया आप लोग जाओ, यहाँ पे मैं अकेला रहूंगा और यहाँ पे मैं क्या निगरानी रखूंगा। तो यहाँ पे ये 2 पुलिसमैन है, ये जाते वक्त कहते हैं कि भैया, कि जाते वक्त कहते हैं कि ये जो जगह है ये, ठीक है, ये रात में क्या, रात में इतना ठीक इलाका नहीं है, रात में इतना ठीक इलाका नहीं है, समझ में आ गया, रात में इतना ठीक इलाका नहीं है, तो अपना ध्यान जरूर रखना, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये आपके जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो पुलिस ऑफिसर सब चले जाते हैं। तभी यहाँ पे क्या करता है, ये जो सर्जेंट है, ये सर्जेंट क्या करने लगता है, निगरानी रखने लगता है। क्या रखने लगता है, निगरानी रखने लगता है, देखने लगता है कि भैया कोई आ रहा तो नहीं है, कोई जा रहा तो नहीं, ये सारी चीजें देखने लगता है। और थोड़ा ही टाइम जैसे होता है तो वही उसको क्या एक क्या देखते हैं, देखो ये 2 पुलिस ऑफिसर जा रहे हैं, ये सर्जेंट है, ये क्या देखता है थोड़े टाइम बाद ही कि यहाँ पे एक स्ट्रेंजर पर्सन है, क्या एक स्ट्रेंजर पर्सन है जो कहीं ना कहीं फटे फुटे कपड़े पहने हुए, पुराने फटे फुटे कपड़े पहने, उसने एक टोपी लगाई हुई है, और कुछ उसने क्या लिया है, बंडल ऑफ बैलाड्स लिया है। बंडल ऑफ बैलाड्स मतलब क्या होता है, कुछ उसने हाथ से लिखे हुए गानों की क्या शीट क्या ली हुई है, और वो कहता है कि वो इन बलाड्स को क्या बेचने के लिए आया, क्या आप इनमें से एक बलाड क्या खरीदना चाहोगे। ये चीज क्या कहता है, ये जो स्ट्रेंजर पर्सन है, ये स्ट्रेंजर पर्सन किसको कहता है, ये आपके सर्जन को क्या कहता है, समझ में आ गया। तो इस तरीके की इनके बीच में बात होती है, आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो। फिर यहाँ पे ये जो सर्जेंट है, ये सर्जन कहते हैं इस स्ट्रेंजर पर्सन को कि तुम यहाँ से चले जाओ, ये इस जगह सही नहीं है, और साथ ही साथ उसका नाम पूछता है। जब नाम पूछता है तो ये क्या कहता है, मेरा नाम जिम्मी वेल्श है, क्या है, मेरा नाम जिम्मी वेल्श है, मैं यहाँ पे कंट्री क्लियर से आया हूँ, किसके लिए, कोर्ट सेशन के लिए और कुछ पैसे कमाने के लिए, ठीक है। जो सर्जेंट है उसे ट्रस्ट नहीं करता और उसे कहता है कि वापस चले जाने के लिए, और ये पानी के नजदीक नहीं रहने के लिए, सीढ़ियों के नजदीक नहीं रहने के लिए। जो बलाट सिंगर है, बलाट सिंगर कहीं ना कहीं ये सर्जेंट को क्या करता है, अपना दोस्त बनाने की कोशिश करने लगता है। क्या बनाने की कोशिश करने लगता है, अपना दोस्त बनाने की कोशिश करने लगता है। अब जब जैसे ही दोस्त बनाए तो उन दोनों के बीच में बातचीत होने लगती है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये भाई साहब, ये जो सर्जन, ये जो स्ट्रेंजर पर्सन है ना, ये स्ट्रेंजर पर्सन क्या करने लगता है, ये सर्जन के साथ के गाना गाने लगता है। गाने का नाम क्या था, जॉनी हार्ट। क्या नाम था गाने का नाम, जॉनी हार्ट। क्या गाने का नाम था। अब जो सर्जन है वो गुस्सा होने लगता है, उसे कहता है कि गाना गाना बंद करो, ठीक है, गाना गाना बंद करो। फिर जो मैन है, जो इंसान में जो स्ट्रेंजर पर्सन है, मतलब ये थोड़ा क्लेवर बनने की क्या कोशिश करने लगता है, और ये कहता है कि ये जो प्रिजनर को, मतलब जिस जेल से भागे हुए व्यक्ति को ये ढूंढ रहा है, वो इस व्यक्ति को क्या जानता है, उसके बारे में हर एक चीज क्या वो जानता पहचानता, और फिर उसको डिस्क्राइब करने लगता है। वो कहता है कि ये जो आदमी है जो जेल से भागा हुआ है वो बहुत ही ज्यादा डेंजर है, ठीक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है,
वो किसी भी आपके वेपन से क्या कर सकता है, आपको आपसे लड़ाई कर सकता है। और उसने एक बार तो एक पुलिस वाले को स्टोन से मतलब पत्थर से क्या मार गिराया था, क्या गिराया था, मार गिराया था। अब ये सुनने के बाद जो सर्जेंट होता है वो थोड़ा सा घबराने डरने लगता है, भाई ऐसा होगा तो फिर कैसा चलेगा, ऐसा होगा तो फिर मैं कहाँ का रहूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये फिर जो सर्जेंट होता है ये क्या कहता है, ये आपके जो स्ट्रेंजर मैन है इसको कहता है कि और बताओ और बताओ। जब आप सुन लेते हो कि भैया सामने वाला इतना ताकत है तो आप जानने की कोशिश करते हो कि भैया और बताओ, ताकि इसकी इसकी मैं तैयारी क्या पहले से ही कर सकूं। फिर यहाँ पे ये जो मैन है, ये जो मैन है ये क्या ऑफर करता है कि भैया मैं यहाँ, आप चाहो तो मैं आपके साथ यहाँ पे रुक सकता हूँ और आपकी मदद कर सकता हूँ क्या, निगरानी रखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो वो कहता है कि एक तरफ आप देखना और एक तरफ क्या मैं देखने लगूंगा। फिर ये जो स्ट्रेंजर पर्सन है, ये स्ट्रेंजर पर्सन क्या करता है, इस सर्जेंट से, इस पुलिस ऑफिसर से क्या मांगने लगता है, माचिस मांगने लगता है। क्यों माचिस मांगने लगता है, ताकि ये जो पाइप है इस पाइप को क्या जला सके और दोनों क्या पी सकेगी। गलत बातें करना नहीं चाहिए लेकिन कहानी में। ठीक है, तो फिर जलाने के बाद एक पाइप ये लेता है और एक पाइप ये देखा, ये इमेज में थोड़ा सा डिफॉल्ट हो गया, सिगरेट सस्ती मिल रही थी तो भाई ये सामने ये कर दिया। ठीक है, तो ये चीज हो गई, इतनी चीजें क्लियर हो गई, डन। फिर उसके बाद धीरे 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 अब यहाँ पे ये सब क्या करते हैं, अब ये एक बैरल पे बैठ जाते हैं। बैरल मतलब क्या होता है, देखो बैरल मतलब ये जो ड्रम दिख रहा है ना, इस ड्रम को क्या कहते हैं, बैरल बोलते हैं। फिर ये दोनों क्या हो जाते हैं, ये दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट साइड पे मुंह करके क्या करते हैं, बैरल पे बैठ जाते हैं। बैरल पे बैठ के और फिर ये धीरे धीरे ये जो स्ट्रेंजर पर्सन, ये स्ट्रेंजर पर्सन जिंदगी के बारे में क्या बात करने का लगता है, कि कहता है कि जिंदगी कैसी अजीबो गरीब है। ठीक है, जहां पे वो कहता है कि जो इंसान है, जो ये जो इरिश मैन है, ठीक है, ये क्या करता है, धीरे धीरे इरिश पेट्रियोटिक सॉन्ग क्या गाने लगता है, ग्रैनुअल। ग्रैनुअल मतलब क्या, एक जो सिंबल होता है आइलैंड का, उस गाने को क्या गाने लगता है। ठीक है, जो सर्जन कहता है भैया शांत हो जाए, इस तरह के गाने यहाँ पे गाना बिल्कुल भी सेफ नहीं होगा। लेकिन ये जो आदमी मानता है क्या, नहीं मानता, ये गाते रहता और धीरे धीरे आइलैंड के फ्रीडम के बारे में क्या करने लगते हैं, ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं। क्या आपस में बात करने लगते हैं, वो कहता है कि फिर धीरे धीरे वो सर्जेंट को उसकी जिंदगी के, उसके नौजवानी के क्या दिनों की याद दिलाने लगता है। जहां पे वो कहता है शायद वो भी क्या कर रहा होगा कि उस टाइम पे पर्टिकुलरली क्या गाना गा रहा होगा, क्या कर रहा होगा, उस टाइम पे भी पर्टिकुलरली गाना गा रहा होगा देशभक्त का, और उसमें भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होगी, बहुत सारे बहुत बड़े अलग अलग के सपने होंगे। तो यहाँ पे जो सर्जेंट बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। क्या ये जो सर्जेंट है बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। हाँ, उन दिनों में मेरे अंदर भी बहुत ज्यादा स्पिरिट थी, बहुत ज्यादा जोश था। ठीक है, अब जो आदमी है, ये जो पर्सन, ये पर्सन कहता है कि भैया जिंदगी भी कितनी अलग है ना, कि एक कमजोर इंसान को बहुत पावरफुल इंसान बना देती है और एक पावरफुल इंसान को क्या बहुत कमजोर क्या बनाती है। वो कहता है कि लोग अलग नहीं होते, लोग सभी सेम होते, बस उनकी जो किस्मत होती है, उनकी जो नसीब होती है, वो क्या करती है, उनका रोल क्या चेंज करती है। अब सर्जन कहीं ना कहीं सोचने लगता है, क्या करने लगता है, ये जो सर्जन है, ये सर्जन कहीं ना कहीं सोचने लगता है कि भैया कि आज अगर हो सकता है कि अगर मेरे अंदर भी वो स्पिरिट आज भी मेंटेन होती तो शायद वो जो रेबल, वो जो पेट्रियोट जो जेल से भागा है उसकी जगह पे मैं होता, और वो जो पेट्रियोट जो भागा है वो क्या होता, वो मेरी जगह पे होता। सही बात है, तो ये चीज है, तो उसको ये चीज समझ में आने लगती है कि भैया कि जो जिंदगी है, वो जिंदगी का जो रोल है, वो रोल कभी भी किसी का भी क्या चेंज हो सकता है। आज आप उनकी जगह पे और वो आपकी जगह पे क्या आ सकते हैं। ठीक है, रोल कभी भी चेंज हो सकता है, ये टोटली डिपेंड करता है सिचुएशन पर, सर्कमस्टांसेस। तो उसी टाइम पे अगर मैं बात करूं तो जब ये दोनों बात कर लेते हैं तो वहीं एक बोर्ड की क्या आवाज आने लगती है, क्या आने लगती है, एक बोर्ड की आवाज आने लगती है। तो यहाँ पे इसको समझ, ये कहता है कि मेरे शायद कुछ दोस्त होंगे, मेरे क्या दोस्त होंगे, और ये गाना गाने क्या लगता है, ओ देन टेल मी शॉन ऑफ फेरल वेयर द गैदरिंग इज टू बी एट द राइजिंग ऑफ द मून। अब ये क्या होता है, ये एक सीक्रेट रेबल सॉन्ग होता है। जो सर्जेंट होता है वो चिल्लाता है कि चुप हो जाओ, क्या हो जाओ, चुप हो जाओ, ये गाने मत गाओ, ये गाने मत गाओ। ठीक है, फिर उसी के बाद से अब पानी में से क्या आता है, एक सीटी आवाज आती है, क्या आती है, सीटी की आवाज आती है। और ये सिग्नल समझ देखने के बाद अब यहाँ पे जो सर्जेंट होता है, ये सर्जेंट को समझ में आ जाता है कि यही क्या है, आपका मुजरिम है। इसका इमेज थोड़ा सा अलग होगा लेकिन समझ जाना, ठीक है, ये क्या है, यही मुजरिम है जो जेल से क्या भागा हुआ है। ठीक है, फिर ये अपना हार्ट और विग क्या करता है, ये जो पर्सन, ये हार्ट और विग अपना निकाल देता है उसके सामने, और इसको बहुत ज्यादा, जो सर्जेंट होता है उसको बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि तुमने क्या किया, मुझे धोखा दिया, मेरा भरोसा जीत के मेरे भरोसे का क्या गलत फायदा क्या तुमने उठाया, क्या किया, अपना गलत फायदा क्या उठाया।
ठीक है, पर वो गलत फायदा उठाया। और वो जब ये अपना क्या बोलते हैं विग और ये हाथ निकाला तो उसने कहा क्या मैं वही वो रेबेल हूं, मैं वही वो पेट्रियट हूं जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने क्या 100 पाउंड का क्या इनाम रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे वो कहता है कि मैं क्या हूं, मैं ग्रैनुअल का दोस्त हूं, ग्रैनुअल का दोस्त हूं क्या, मैं एक ऐसा पेट्रियट हूं, एक ऐसा देशभक्त हूं जो आइलैंड की आजादी के लिए क्या लड़ रहा है। ठीक है, वो कहता है सर्जेंट को कि क्या तुम मुझे जाने दोगे या फिर तुम मुझे पकड़ लोगे। तो वहीं पे सर्जेंट कहता है कि मैं एक फोर्स में हूं और मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दे सकता नहीं हूं, मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दे सकता नहीं हूं। ठीक है, तो तभी अचानक दो पुलिस ऑफिसर्स के आने की आवाज सुनाई देती। तो यहाँ पे जो जो मैन होता है वो क्या कहता है, वो ड्रम के क्या पीछे छुप जाता है। और जब ये दो पुलिस ऑफिसर आते हैं और सर्जेंट से पूछते क्या यहाँ पे कोई आया था, तो वो कहता है नहीं, यहाँ पे कोई भी आया नहीं था, यहाँ पे कोई भी आया नहीं था। और उनको क्या जाने के लिए क्या बोल देता और वो चले जाता है। और फिर ये जो आपका आदमी रहता है, ये आदमी क्या करता है, ये जो स्ट्रेंजर पर्सन होता है, ये जो रेबल होता है, ये रेबल अपना हार्ट और विग उठाता है और हार्ट और विग उठा के क्या अपने बोर्ड की तरफ क्या चला जाता है। और फिर वहां पे वो कहता है थैंक यू कॉमरेड, यू हेल्प मी टुनाइट। कॉमरेड मतलब क्या होता है, एक ऐसा बंदा जो आपकी डिफिकल्ट सिचुएशन में क्या करता है, आपकी मदद करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमरेड क्या बोलते हैं। मे बी वन डे व्हेन द स्मॉल राइज अप एंड द बिग फॉल डाउन, when we all change places I'll remember you at the rising of the moon। यहाँ पे क्या कहते हैं, वो यह कहते हैं कि भैया कि एक दिन ऐसा आएगा जहां पे हम सभी के रोल चेंज हो जाएंगे, एक दिन ऐसा आएगा जहां पे मैं पावरफुल रहूंगा और तुम कमजोर होगे, और तुमने आज मेरी मेरी कमजोरी में मदद की है, मेरे बुरे दिन में मदद की है, तो मैं तुम्हारे बुरे दिन में क्या तुम्हारी जरूर मदद करूंगा, और उस दिन हम फिर एक बार क्या मिलेंगे। और धीरे धीरे वो अंधेरे में क्या गायब सा हो जाता है और बोट में बैठ के चला जाता है। ठीक है, बोट में बैठ के चला जाता है। ठीक है, ठीक है, बोट में बैठ के चला जाता है। फिर यहाँ पे ये जो बंदा होता है, ये बंदा पोस्टर को देखता है और कहता है क्या मैं कोई गधा था, क्या मैं फुल था, जो 100 पाउंड का इनाम क्या उसने जाने दिया अपने हाथों से। ठीक है, और यही चीज पे क्या है कि आपका जो पूरा का पूरा जो कर्टन होता है वो कर्टन बंद हो जाता है और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है और प्ले पूरा खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इससे हमें सीखने क्या मिलता है, इसमें हमें ये क्या सीखने मिलता है कि कई बार जो दिल है, दिल जो है वो आपके रूल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीजें बताता है। ठीक है, कई इंपॉर्टेंट चीजें बताता है, इंपॉर्टेंट चीजों को हमारे सामने क्या रखता है। जो असली पेट्रियटिज्म है वो समझने में है, काइंडनेस में है और करेज में क्या लाइक करती है। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा सेमेस्टर एग्जाम के लिए वन शॉट हो गया। होप सबको यहाँ पे पूरी की पूरी चीजें क्लियर हो गई। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, और भी अगर कोई वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।